सो हे गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो 24 फैब का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का एक बार कंटेंट देख लेते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में से मैंने 7 न्यूज़ को पिक किया है। मुझे लगता है 7 की 7 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। और क्योंकि न्यूज़ के थ्रू ही हम बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें उस न्यूज़ के थ्रू वो बेसिक कॉन्सेप्ट याद भी रहेंगे। तो ऐसे करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके अराउंड भी जाएंगे। तो पहली न्यूज़ क्या है, एनएमपी के ऊपर है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 के ऊपर है। ये हमारे यूनियन बजट के अंदर, यूएन बजट के अंदर था, यूनियन बजट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 26 में। ठीक है, जिसको अब यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर एक रोड टैप बेनिफिट में स्लैशिंग करी गई है। ठीक है, उससे प्रॉब्लम्स क्या आएंगी इंडियन एक्सपोर्टर्स को, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और ये रोड टैप बेनिफिट होता क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड और फोर्थ न्यूज़ जो है हमारी ईपीएफओ के ऊपर है, जहाँ पर ईपीएफओ कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट ओवरहॉलिंग कर रहा है। ठीक है, ईटीएफ कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है, अपनी एसआईपी को चेंज कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजिक बॉन्ड एग्जिट कर रहा है किसी पर्टिकुलर कंपनी में से। ठीक है, और कितना ऑफलोड करने वाला है थ्रू बायबैक, वो भी देख लेंगे। इसके अलावा डोरमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं ईपीएफओ के, उसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। और फिर वो कैसे सपोर्ट कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, वो कौन सी एक नई स्कीम है, ठीक है, छोटी सी स्कीम है, उसमें वो कितना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे 25K है सपोर्ट। ठीक है, फिफ्थ न्यूज़ क्या है, सेबी ने भी रेगुलेटरी ओवरहाउलिंग करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वहाँ पर वो पीएमएस में कुछ गार्ड रेल्स बनाने की बातें कर रहा है और ब्रोकर फंडिंग क्लैशेस हो रहे हैं आरबीआई से। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्लैशेस चल रहे हैं। और एक ग्रे मार्केट क्रैकडाउन भी करेंगे, जहाँ पर जीएमपी का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, जीएमपी क्या होता है और बिफोर लिस्टिंग क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, है ना, बायर्स और सेलर्स में, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सिक्स न्यूज़ जो है ना हमारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने कुछ फ्रॉड किया है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ। उनके डिपॉजिट, उनका अकाउंट में जो कुछ मनी था वो वैसा मनी नहीं पाएगा, उतना मनी नहीं पाएगा जितना उन्होंने बताया था, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला था। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या सा रिस्क क्या है, अभी हरियाणा गवर्नमेंट का आउटलुक क्या है, जो गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ एक्चुअली अब होंगे, कौन से बैंक में होंगे, पीएसबी में होंगे या प्राइवेट में ही होंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या इससे कुछ सिस्टमिक रिपल क्रिएट हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे कि आरबीआई का स्टांस क्या है। ठीक है, सेवन क्या है, बहुत जनरल यूज़ है। भारतीय एयरटेल ने 20,000 की एक एनबीएफसी बेट लगाई है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली एयरटेल मनी बनाने की कोशिश करी है। एयरटेल मनी अब डिजिटल लेंडिंग अरीना में एंटर करेगी, तो उसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। और ये किस टाइप की एनबीएफसी है, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो कैसे अलग है और एनबीएफसी से, ये भी समझेंगे। ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू है न्यूज़ का। हम स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। और इसमें जो है ना थोड़ी ऐसी न्यूज़ लगेगी कि थोड़ा हम थोड़ा पढ़ पढ़ के चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जहाँ पर समझाने को आएंगे मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। ठीक है, तो पहली न्यूज़ क्या बोल रही है, एनएमपी 2.0 नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 वो अनलॉक करने वाला है या अनलॉकिंग कर रहा है 16.7 लाख करोड़ थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है। ठीक है, एसेट एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ठीक है, और रिसाइकल आरसी कैपिटल क्या होती है, रिसाइकलिंग ऑफ द कैपिटल क्या होती है, इसके थ्रू ये इसका ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट ये क्यों करना चाह रही है। ठीक है, हमें वैसे पता है कि उससे पैसा मिलने वाला है, लेकिन कैसे मिलने वाला है ना, रेवेन्यू जनरेटिंग पब्लिक एसेट्स कैसे क्रिएट करेगी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बस मैं एक थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ पढ़ने से पहले न्यूज़ को, या पहले न्यूज़ पढ़ते हैं फिर उस पर थोड़ा बिल्डअप करेंगे। जो एसेट मोनेटाइजेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने एसेट को परमानेंटली सेल करने वाली है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली में अपने एसेट्स को कन्वर्ट करेगी रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स में, पब्लिक एसेट्स में। देखिए जैसे टोल रोड्स हो गया, पावर ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, पोर्ट्स हो गया, टू द प्राइवेट प्लेयर उनको देंगी। ठीक है, और वो जो है ना एक लीजिंग होगी। ठीक है, ना कि कोई परमानेंटली सेलिंग होगी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड के लिए देगी प्राइवेट प्लेयर्स को। और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट गेट्स एन अप फ्रंट लमसम अमाउंट मिलेगा, या उसको रेगुलर पेमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, विच इज़ देन यूज टू बिल्ड अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं एसेट मोनेटाइजेशन का फंडा क्या है। देखो कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी बोल दो, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक एसेट्स हैं, ठीक है। जहाँ पे टोल रोड इन्होंने बोल भी रखा है, टोल रोड्स हो गई है ना, पावर ट्रांसमिशन लाइन हो गई, पोर्ट्स हो गए। तो क्योंकि ये जो ना, ये तो सिर्फ ऐसी पड़ी हुई रोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो पब्लिक एसेट है सर्व किसको करते हैं, सर्व करते हैं पब्लिक को। बट इसकी जो खुद की कैपिटल है वो स्टेगनेंट है ना, वो स्टेगनेंट हो गई, ठीक है। वो कुछ और जनरेट नहीं कर रही है, वो सिर्फ पब्लिक को सर्व करने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे टोल रोड हो गई। तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इस एसेट को जो है ना सेल कर रही है या लीज कर रही है, सेल नहीं बोलूँगा, लीजिंग कर रही है टू द प्राइवेट प्लेयर्स, कि आप आओ इस पे और इस यहाँ पर टोल आप जो टोल कलेक्ट करोगे वो आपका मनी हो गया, ठीक है। टोल जो भी कलेक्ट होगा वो आपका मनी हो गया, ठीक है। उसके थ्रू आप पैसा कमाओगे, प्लस जो भी इस रोड की मेंटेनेंस है वो आप ही देखोगे। मतलब कुछ टाइम के लिए जो है ना, अब जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट जो है डेलीगेट कर रही है टू द प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स। अभी इसके बदले एक प्राइवेट प्लेयर क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट दे देते हैं, लमसम अमाउंट दे देते हैं, या कुछ रेगुलर पेमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है। और प्राइवेट प्लेयर्स क्या है, टोल कमाते रहते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है। और जितना भी, अब इससे क्या है, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट को इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी, फिर मेंटेनेंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट प्लेयर्स की हो गई, ठीक है। मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। और अप फ्रंट पैसा ही मिल गया, तो जो कि एक स्टैग्नेंट कैपिटल थी वो अब सिस्टम के अंदर आने लग जाएगी, ठीक है। तो सिस्टम में आ जाएगी, उससे उससे बहुत सारी अलग चीज़ें कर सकते हैं गवर्नमेंट। फिजिकल कंसोलिडेशन कर सकती है गवर्नमेंट, कंसोलिडेशन कर सकती है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है, मतलब और पब्लिक एसेट क्रिएट कर सकती है, ब्रिज बना सकती है, रोड बना सकती है ना, हाईवेज बना सकती है, एयरपोर्ट बना सकती है, और पोर्ट में डेवलपमेंट कर सकती है, तो वैसे एक्सपेंसेस कर सकती है। तो इससे गवर्नमेंट को ये सब फायदा होता है, उसको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती और अपफ्रंट पैसा मिल जाता है और वो सिस्टम के अंदर आ जाता है, जिससे फिजिकल कंसोलिडेशन हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स को क्या है, एक पूरे का पूरा टाइम मिल जाता है जहाँ पर वो बहुत सारा अमाउंट, क्योंकि उन्होंने तो लमसम अमाउंट दे दिया है, लेकिन अभी इसको रिकवर भी तो करना है। वो रिकवर कैसे करेंगे, टोल कलेक्ट करके। तो बहुत ज़्यादा टोल कलेक्ट करके लोगों से पैसा वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये सब करना चाहती है, इनडायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स का भी फ़ायदा होता है इसमें, क्योंकि वो टोल कलेक्ट करते हैं, उनको एक अच्छा खासा अमाउंट और उनको सरप्लस मिल जाता है उसमें भी, ठीक है। इवन दो वो मेंटेनेंस भी करते हैं उसके बाद भी। इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और प्राइवेट प्लेयर्स का भी फ़ायदा है, दोनों का ही फ़ायदा है, तभी वो लीजिंग पे ले रहा है और तभी वो लमसम अमाउंट दे रहा है पब्लिक मतलब गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एसेट, ये ऐसे करते हैं एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है। अभी इससे फ़ायदा यही होता है जो हमने देखा, यहाँ पर हमारी सबसे मेन फ़ायदा यही हुआ कि रिसाइकल हो गई कैपिटल, रिसाइकलिंग हो गई ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो बस यही एक चीज़ थी। इसके अलावा एक चीज़ देख लेते हैं और, कि क्यों ये गवर्नमेंट कर रही होती है। मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। दो तरीके से गवर्नमेंट जो है ना फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट फाइनेंस में दो तरीके से गवर्नमेंट पैसा स्पेंड कर सकती है। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकती है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता है किसका होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, डे टू डे रनिंग स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सैलरी देना, मतलब जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी देना, पेंशन देना, सब्सिडीज देना, ठीक है। माना कि इससे इससे भी पैसा एंटर होता है, ठीक है, मार्केट के अंदर पैसा एंटर होता है, ठीक है। और इकोनॉमी में पैसा एंटर होता है, इकोनॉमी में भी एंटर होता है, सॉरी एंटर, बट ये शॉर्ट लिव बेनिफिट प्रोवाइड कराता है बस, ठीक है। दूसरी ओर जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जहाँ पर रोड बनती हैं, फिजिकल एसेट्स क्रिएट होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट होते हैं, तो इससे एक फ़ायदा क्या होता है, देखो इससे लोग यूज़ करेंगे इसको, तो उसके थ्रू भी गवर्नमेंट पैसा कमाती है, ठीक है। प्लस इसको दोबारा से मोनेटाइज किया जा सकता है ना, एसेट मोनेटाइजेशन, इसको दोबारा से रीमोनेटाइज भी किया जा सकता है ना, ये भी फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। और हमारी जीडीपी बढ़ जाती है इसके थ्रू, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके जो कैपेक्स होता है वो ज़्यादा बेनिफिट देता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, बहुत अलग अलग चीज़ें फ़ायदा कराता है, ठीक है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है और क्योंकि फिर उससे रीमोनेटाइजेशन कर सकती है, ठीक है। तो यही फ़ायदा है। तो मैंने पूरा बता दिया कि गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या मोटिव था कि वो मेंटेनेंस की जॉब को डेलीगेट करना चाहती थी और अपफ्रंट पैसा कमाना चाहती थी और अपनी कैपिटल जो कि स्टैग्नेंट हो गई है उसको वापस सिस्टम में लाना चाहती थी और उसे फिजिकल कंसोलिडेशन करना चाहती थी प्लस कैपिटल एक्सपेंस में या कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती थी। और मैंने बता दिया कि क्यों, है ना, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा बढ़िया है। तो बस ठीक है। वैसे ये न्यूज़ इतनी ही थी इसमें। थोड़ा देख लेते हैं वो जो पैसा कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, कौन से एसेट को लीजिंग करने वाले हैं उसकी, और कितना पैसा वो उससे बनाएंगे, ठीक है। और फिर उस पैसे को कहाँ कहाँ डालेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। वो ठीक है, वह बिग पिक्चर देख लेते हैं। बिग पिक्चर NMP 2.0 टारगेट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है जहाँ पर वो 2000 से ऊपर पब्लिक एसेट्स को लीज करेंगे अक्रॉस द 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है उनका, टोटल 16.7 लाख करोड़ रुपीस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से नियर टर्म टारगेट कितना है बाय फाइनेंशियल ईयर 30, ये थोड़ा टारगेट याद रखना, 10.8 लाख करोड़ रुपीस वो जनरेट करना चाहते हैं ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है पोस्ट 2030, वो क्या है कि रिमेनिंग 5.9 लाख करोड़ रुपीस वो रियलाइज करेंगे आफ्टर 2030। तो ये वाला जो टारगेट है थोड़ा मेन टारगेट है, इसको याद रखना, ठीक है। इससे क्या है, इमीडिएट फिजिकल टारगेट क्या है इनका कि गवर्नमेंट का एम है कि वो 2 लाख करोड़ रुपए रेज कर ले अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है। ये टारगेट है इनका। सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो रोड लॉजिस्टिक और रोपवे के थ्रू वो पैसा जनरेट करने वाले हैं, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं वो 4.42 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। और ऐसे करके पूरी 12 मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। ये 12 हैं क्योंकि टेलीकॉम और टूरिज्म को कंबाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो वैसे 11 दिखेंगे आपको लेकिन ये 12 ही हैं, ठीक है। उनका सबसे कम है तो टेलीकॉम और टूरिज्म का 0.06 लाख करोड़ रुपीज़ है, और बाकी सबसे हाईएस्ट जो है वो रोड लॉजिस्टिक एंड रोडवेज का है, ठीक है। सेकेंड हमारा पावर का है, फिर थर्ड पोर्ट का है, ठीक है। तो ये नंबर याद कर सकते हो करना हो तो, मतलब हाईएस्ट और लास्ट वाला याद कर लेना, वैसे हाईएस्ट याद कर लेना। इसके अलावा ये मनी जो है कहाँ जाएगा, जो हम फाइनेंशियल ईयर 30 तक 10.8 लाख करोड़ रुपीज़ रियलाइज़ करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, तो वो फंड को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो भी बता रही है गवर्नमेंट कि जो 4.61 लाख करोड़ रुपीज़ हैं वो जो ना कंसोलिडेशन में जाएगा, कंसोलिडेशन फंड में जाएगा ऑफ इंडिया के, ठीक है, जहाँ पर वो फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के मेन बैंक अकाउंट में जाएगा। 4.18 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जाएगा इनटू दीज एसेट्स, ठीक है। हाँ, मतलब और इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब वही सिंपल यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1.63 लाख करोड़ रुपीज़ वो डायरेक्ट PSUs को मिलेगा और पोर्ट अथॉरिटीज़ को मिलेगा कि वो भी थोड़ा अपना डेवलपमेंट करें, ठीक है। इसके अलावा 38,418 करोड़ रुपीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट कंसोलिडेशन फंड के लिए। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इंडायरेक्टली इनको पैसा दे देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी स्टेट्स को कि वो भी अपना फिजिकल डेफिसिट मैनेज कर पाएँ, फिजिकल डेफिसिट मैनेज कर पाएँ, ठीक है। ऐसा है, यहाँ पर ऐसे करके पैसा जाएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि नीति आयोग ने भी क्या कुछ बोला है इसके ऊपर। ये जो चीज़ है ना, ये जो NMP प्रोजेक्ट्स होते हैं या NMP में जो लीजिंग करते हैं, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो द कोर स्ट्रेटेजी बिहाइंड NMP 2.0 ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम जैसे बात भी की है इस पे ऊपर। NMP जो है ना अनेबल करता है रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्टिव पब्लिक एसेट्स, देयर बाय अनलॉकिंग रिसोर्सेज फॉर री इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमें पता है ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बोला है, ठीक है। जो गवर्नमेंट बिल्ड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो इट सिमुलेट द इकोनॉमी हैविली, ठीक है। जहाँ पर वो क्या करती है, हाँ यही चीज़ है कि भाई देखो जॉब क्रिएशन होता है, ठीक है, बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है क्योंकि वो क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा बोलते हैं सप्लाई चेन इंक्रीज हो रही होती है, सप्लाई चेन बूस्ट हो रही होती है, तो थ्रू बाइंग सीमेंट और स्टील, इससे क्या है सप्लाई चेन बूस्ट हो रहा होता है। देखो अगर आपको रेलवे कंस्ट्रक्शन करना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो जो भी इसकी कंपनी है उसको बहुत मैसिव अमाउंट में स्टील बाय करनी पड़ेगी, सीमेंट बाय करना पड़ेगा, या हैवी मशीनरीज और फ्यूल बाय करना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू में, इन इंडस्ट्रीज़ के मतलब स्टील के मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू में, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम क्रिएट होगा। वही प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या है
इंक्रीज हो जाएगा इन लोगों का प्रोडक्शन, और इससे हमारे हमें हमें फिर क्या दिखेगा, हमें आई आई पी बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा ऐसी चीज़ों में, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट, तो देखो इससे क्या है, लॉन्ग टर्म बोनस भी क्रिएट होता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। अगर कोई रोड बना दे बढ़िया, है ना, हाईवे अच्छा क्रिएट कर दे, तो उससे क्या लॉजिस्टिक या शिपिंग जो आप करते हो गुड्स का, वो आसान हो जाएगा, वो चीपर हो जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ऐसे करके बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है इस चीज़ों से, ठीक है, इसलिए एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है। और नीति आयोग ने क्या बोला है कि आप अगर 1 रुपया खर्च करोगे ना, 1 रुपया खर्च करोगे तो आपको उसके बदले 3.25 रुपया मिलेगा इकोनॉमी में, ठीक है, वो इकोनॉमी के अंदर जाएगा, वो इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो आप अगर आप 1 रुपया खर्च करोगे तो वो 3.25 रुपीज़ ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट री इन्वेस्ट करती है इट्स मोनेटाइज फंड बैक इनटू द प्रोजेक्ट, ठीक है, बैक मैंने बोला रीमोनेटाइज कर सकती है वही, और रीमोनेटाइज कर सकती है और नए प्रोजेक्ट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो नीति आयोग क्या बोल रहे हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो बूस्ट अप हो जाएगी बाय कितना 40 लाख करोड़ की ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years, ठीक है, बस यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ इतनी थी, अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या बोल रही है, रोड टैप बेनिफिट स्लैश अ मेजर पॉलिसी शॉक फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो देखो रोड टैप बेनिफिट स्लैश होने की वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और रोड टैप बेनिफिट्स को कम ही क्यों किया गया इसके ऊपर हम बात करेंगे, और रोड टैप बेनिफिट होते कौन से हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे हम धीरे धीरे बात करेंगे इस पूरी की पूरी न्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि रोड टैप होता क्या है। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ टैक्सेस किस पे, ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये एक स्कीम है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये उनका इनिशिएटिव है जिसको बनाया गया है, जिसको डिज़ाइन किया गया है टू इंश्योर कि इंडियन एक्सपोर्ट जो है या इंडियन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीरो रेटेड हो, ठीक है, वो जीरो रेटेड होने चाहिए, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दिस मीन्स इट रिफंड्स, ये स्कीम क्या है, रिफंड करती है, ये रोड टैप स्कीम रिफंड करती है वेरियस वेरियस एम्बेडेड डोमेस्टिक टैक्स एंड ड्यूटीज। वो डोमेस्टिक टैक्स और ड्यूटीज कौन सी हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी टैक्सेस एंड वैट ऑन फ्यूल्स, जो कि एक एक्सपोर्टर अपनी जेब से पे करता है, खुद ही पे करता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, बट वो उसको कोई और चैनल के थ्रू रिकवर नहीं कर सकता, जीएसटी चैनल के थ्रू रिकवर नहीं कर सकता, तो उसको रोड टैप स्कीम के थ्रू ही रिकवर करना पड़ता है ऐसे ऐसे टाइप के डोमेस्टिक टैक्स और ड्यूटीज़ को। दूसरी ओर हमारा जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू ये कुछ रूल्स बना के रखता है, ये अलाउ करता है कि भाई हाँ, एक कंट्री हेल्प कर सकती है एक्सपोर्टर्स को टू न्यूट्रलाइज दीज डोमेस्टिक टैक्स, पर कितना, तो वो उस पर भी एक लिमिट रखता है, ठीक है। और तो इसमें हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो अंडर डब्ल्यू रूल्स कंट्रीज को अलाउ है कि वो न्यूट्रलाइज कर सकती हैं डोमेस्टिक टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है, पर एक लिमिट भी बोली है कि भाई ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा कर दो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो बोला है कि प्रीवियसली जो रेट था वो कितना कर सकते थे, 0.3 से 4.3%, ठीक है, इतना अलाउ कर रखा है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत आएगी, मैं वो बताऊंगा आगे, हम डिस्कस करेंगे। तो ये द स्कीम हिस्टोरिकली केप्ट इंडियन गुड्स, थोड़ा वो इस स्कीम के थ्रू जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं अपने इंडियन गुड्स को कॉम्पिटिटिव नेचर का बना पाते हैं एट द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। और क्योंकि ये सारे के सारे प्रॉब्लम हट जाती हैं, ये सारे के सारे डोमेस्टिक टैक्स और ड्यूटीज़ रिफंड हो जाती हैं एक इंडियन एक्सपोर्टर को, तो उसको वो सारे के सारे जो ड्यूटीज़ और टैक्स है वो पास ऑन नहीं करता, किसको, इंटरनेशनल मार्केट को पास ऑन नहीं करता। तो देखो हम पूरा बेसिक से पढ़ते हैं, बेसिक से फिर दो टाइप के एक्सपोर्टर्स होते हैं, ठीक, एक तो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर होता है, ठीक है, जो खुद ही बनाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है, फिर उससे मटेरियल बनाता है जो भी गुड्स हैं, और फिर उसको खुद ही एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है, एक तो ऐसा बंदा होता है। एक होते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, ठीक है, यहाँ पर दोनों तरीके से हम देखेंगे, वो क्या करते हैं, वो इनसे इनसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, इनसे प्रोडक्ट ले लेते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखो जब भी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर होता है, ठीक है, और वो मैन्युफैक्चर में अपने सामान को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो देखो उसको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो देखो एक तो जीएसटी होता है, जनरल जीएसटी होते हैं, ठीक है। तो जीएसटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए बिल्ट इन रिफंड मैकेनिज्म देता है, ठीक है, फॉर एक्सपोर्टर्स, इनको जो है ना बिल्ट इन रिफंड मिल जाता है, ठीक है।
ये ऐसा मैकेनिज्म है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो इस जीएसटी के अंदर नहीं आते, या हिडन होते हैं, या वो एम्बेडेड होते हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं। वो वही हैं, वो वही डोमेस्टिक टैक्स हैं और ड्यूटीज़ हैं, डोमेस्टिक टैक्स हैं और ड्यूटीज़ हैं जो थोड़े हिडन रहते हैं। टैक्स एंड ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि हमने भी देखा इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया ड्यूटीज़, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ हो गई, या मंडी टैक्सेस हो गए, रॉ मटेरियल खरीद के बेच, जब रॉ मटेरियल खरीदोगे तो उस पर जो ड्यूटीज़ लगती हैं या टैक्सेस लगते हैं उसको मंडी टैक्स बोलते हैं, ठीक है। या वैट हो गया, ठीक है, वैट टैक्स हो गया, वैट ऑन फ्यूल समझ लो। भाई वैट क्या फुल फॉर्म क्या होती है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स। ये एक एडिशनल टैक्स होता है ऑन फ्यूल। जैसे मान लो आप कुछ अपना गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हो, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए डीजल चाहिए होगा, भाई ट्रक जो है ऐसे तो मूव करेगा नहीं, ठीक है, तो उसके लिए डीजल चाहिए। तो उस पर जो लगता हुआ टैक्स है, ठीक है, वो भी इसमें इसमें इंक्लूड हो जाता है एम्बेडेड टैक्स के अंदर। और ये सारे के टैक्स, जो सारे के सारे टैक्स होते हैं ना, वो जीएसटी के अंदर नहीं आते, ठीक है, वो जीएसटी इनको कवर नहीं करता, क्योंकि जीएसटी के पास खुद के पास एक ऐसा बिल्ट इन मैकेनिज्म है जहाँ पर रिफंड अपने आप ही हो जाता है, उनको कोई और चैनल की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे टैक्स बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर देते हैं। ऐसे टैक्स को रिफंड कैसे किया जाए, ठीक है, क्योंकि रिफंड करना ज़रूरी है। वो ज़रूरी क्यों है हम देखेंगे अभी, वो ज़रूरी है, ठीक है। इन टैक्स को रिफंड करना है, ये इन्हीं टैक्स को रिफंड करने के लिए रोड टैप वाली हमारी स्कीम आई, क्योंकि ये कवर नहीं होते थे जीएसटी के अंदर, इसलिए इसको अलग से लाया गया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये रोड टैप की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब ये जीरो रेटेड ही क्यों होने चाहिए, भाई ये रिफंड ही क्यों होना चाहिए, है ना, रिफंड क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। मान लो ये दोनों पूरे 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 का पूरा मटेरियल जो है यहाँ पर आ गया, हमारा पोर्ट पे आ गया, कुछ भी करके, लेकिन जब पोर्ट पे आया हमारा गुड्स, तो इस पे क्या है, इस पे बहुत सारे टैक्स लगे हुए हैं। एक तो जीएसटी वाले टैक्स हैं, ठीक है, प्लस वो सारे के सारे टैक्स हैं जो रोड टैप वापस करने वाला है ना, ये सारे टैक्स हैं। अगर मान लो ये टैक्स गवर्नमेंट रिफंड ना करे, सारे के सारे ना रिफंड करे, ठीक है, तो जब ये गुड इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर शेल्फ में लगेंगे शॉप की, तो क्या लोग इसको खरीदेंगे, है ना, लोग इसको खरीदेंगे नहीं। लोग अगर इसको लोग खरीदेंगे नहीं, तो फिर भाई इनका कोई मुनाफा हो नहीं पाएगा, फिर ये और बेच ही नहीं पाएंगे, एक बार बेच देंगे फिर उसके बाद तो बेच ही नहीं पाएंगे। और क्योंकि और नहीं, इंडियन इंडियन प्रोडक्ट्स को कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन दूसरी कंट्री में जहाँ पर ये रोड, दूसरी कंट्रीज, अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर ये जीएसटी, मान लो जीएसटी जैसे टैक्स या रोड टैक्स जैसे टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं, वो कॉम्पिटिटिव नेचर में आ जाएंगे यहाँ पर, तो लोग उनका सामान खरीदेंगे, ठीक है, हमारा सामान कोई नहीं खरीदेगा, उनका सामान सब खरीदेंगे, ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट इससे हर्ट होगा। तो इसलिए हर एक गवर्नमेंट, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये रिफंड कर दिया जाए, ये सारी चीज़ें रिफंड कर दी जाए, कि ये जो एक्सपोर्टर्स हैं ये सारे के सारे टैक्स को पास ऑन ना करें, ठीक है, पास ऑन ना करें, क्योंकि पास ऑन तो इनको करना ही पड़ेगा अगर रिफंड नहीं मिला इनको, ठीक है, इन चीज़ों पे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो भाई वैसे ही लॉस में है, ठीक है। तो ये इस चीज़ से एक एक्सपोर्टर को बचाने के लिए ये जीएसटी देखो हो जाता है, लेकिन जो रोड टैप वाली एम्बेडेड टैक्स है उसको रिफंड करने का एक मैकेनिज्म बनाया गया, और इसको रिफंड इसलिए ही करना ज़रूरी था कि भाई हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर का बन जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो मैंने आपको ये बता दिया, इसलिए जीरो रेटेड होनी चाहिए। तो जीरो रेटेड का मतलब ये होता है, जब इंडियन बॉर्डर को छोड़ती है, जब इंडियन बॉर्डर को गुड छोड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए, तो उससे पहले जितने भी डोमेस्टिक बर्डन है, डोमेस्टिक टैक्स बर्डन है, वो नलीफाई हो जाने चाहिए, वो न्यूट्रलाइज हो जाने चाहिए, उसको ही बोलते हैं जीरो रेटेड हो जाने चाहिए, ठीक है, जीरो रेटेड, ठीक है। तो यही था इसका पूरा का पूरा मतलब। अभी आगे हम थोड़ा बात करेंगे, तो ठीक है, अब एक बार बिग पिक्चर देखते हैं, द बिग पिक्चर व्हाट जस्ट हैपेंड। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोड टैप के बेनिफिट को हाफ कर दिया है, ठीक है, हाफ कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट, जो कि बहुत नुकसान। अब अभी हम इसको देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है, की नंबर से एक बार पढ़ लेते हैं। जो रेट्स हैं और जो कैप्स हैं, दोनों की परसेंटेज को, रेट्स को भी और मैक्सिमम वैल्यू कैप को भी पर यूनिट उसको हाफ कर दिया, 50% ऑफ प्रीवियसली नोटिफाइड लेवल्स कर दिया है, ठीक है, मतलब पहले जो भी लेवल्स होती होंगी उसका 50% कर दिया है, ठीक है, आधा कर दिया है। क्यों किया है भाई? बजटरी स्क्वीज की वजह से। द ओवरऑल गवर्नमेंट बजट एलोकेशन फॉर रोड टेप, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 27 उसको 45% कट कर दिया है, ड्रॉपिंग फ्रॉम 18,233 रुपये से इन फाइनेंशियल ईयर टू जस्ट 10,000 करोड़ रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 27, ठीक है, ये कर दिया है। इसकी वजह से इन्होंने इसको रोड टैप बेनिफिट को आधा किया है। अब इससे दिक्कत क्या आएगी, देखा, इससे दिक्कत क्या आएगी, एक रोड टैप को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, रोड टैप बेनिफिट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, दो चीज़ों से कैलकुलेट किया जा सकता है।
किया जाता है। एक तो होता है रेट, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है कैप। रेट क्या होता है भाई, जितना भी गुड है, जितना भी गुड का प्राइस है, ठीक है, उसकी जो ऐसा बोल दूँ प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट वैल्यू है, उसका कुछ परसेंटेज जो है ना रिफंड हो जाता है, कुछ परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू रिफंड हो जाती है, वो उसको बोलते हैं रेट, ठीक है। दूसरी ओर कैप क्या है भाई, कैप ये एक मैक्सिमम लिमिट है जितना एक गवर्नमेंट रिफंड कर सकती है, ठीक है। रिगार्डलेस कि भाई आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो कितना महंगा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो कितना महंगा है, आप जितना जो कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो वो कितना महंगा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिगार्डलेस जो प्रोडक्ट कितना प्राइजी है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो कैप बताता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। मान लो एक एक्सपोर्टर है जो कि एक लेदर जैकेट को, एक प्रीमियम जैकेट को बेच रहा है, ठीक है। पर यूनिट जैकेट का कॉस्ट है मान लो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है। तो और अभी रोड टैप बेनिफिट में क्या डिसाइड हुआ था, जो रेट थे, कितना रेट क्या था, कितना कि 2% वापस हो जाएगा, ठीक है। पर उसको कैप कितने पे किया था, कैप किया था मान लो 200 रुपये में, ठीक है। 200 रुपये कैप करने, 200 रुपये बोले, 150 बोलता हूँ, 150 रुपये कैप थी, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप रोड टैप कैलकुलेट करोगे तो 2% कितना होता है ऑफ 10K, वो हमारा हो गया 200 रुपये। तो इसका मतलब 200 रुपये वापस हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ से 200 रुपये वापस आ गए। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस 150 रुपीज़ कैप, जो कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम मैक्सिमम इतना ही आपको वापस दे सकते हैं, रिगार्डलेस कि आपके कितना कितना प्राइस ही आपका प्रोडक्ट है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कैप की वजह से ये कैप लग जाएगा आप यहाँ पर। तो 200 असली में 200 वापस करने थे, 200 रुपये वापस करने थे, लेकिन वापस कितने होंगे, 150 रुपये, ठीक है। ये हमारा ओल्ड रूल के हिसाब से था। अभी जो नया रूल है उसमें क्या है, सबको हाफ कर दिया है। रेट कितना कर दिया है, रेट कर दिया है हाफ, जो पुराना था उसका हाफ। तो 2% का हाफ कितना होगा, वो हो गया 1%। और जो कैप था वो भी हाफ हो गया। 150 का हाफ क्या होता है, 75 रुपये, 75 रुपीज़, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं भाई, अभी भी प्रीमियम जैकेट वो 10,000 रुपये की है, इसका 1% कितना होगा, 100 रुपये, ठीक है। लेकिन 100 रुपये वापस तो होने चाहिए थे, लेकिन अभी कैप भी तो आधी हो गई, कैप 75 रुपये हो गई, तो अब फाइनली कितना वापस होगा, फाइनली वापस होगा सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये। तो ये हमारा न्यू रूल के अकॉर्डिंग है। तो ओल्ड रूल में कुछ भी कर लो, जो पैसा था वो 150 रुपये तक तो हो रहा था, अब क्योंकि बेनिफिट हाफ हो गए हैं रोड टैप के, तो अब सिर्फ 75 रुपये ही वापस हो पाएंगे, 75 रुपीज़ ही वापस हो पाएंगे। तो क्या हुआ एग्जैक्टली, बेनिफिट जो है ना अपने आप ही स्लैश हो गया बिकॉज ऑफ दिस रेट ही, क्योंकि उन्होंने रेट को तो घटाया, लेकिन कैप भी घटा दिया संग में। तो क्योंकि कैप भी घट गया, उसकी वजह से इनका बेनिफिट सीधे हाफ हो गया, सीधे हाफ, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। और इन्होंने क्यों हाफ करी, क्योंकि हमने बताया फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्होंने जो बजट दे रखा था इसको, वो 18,000 लमसम था, ठीक है, मोटा मोटा। अब उसको फाइनेंशियल ईयर 27 में कितना कर दिया है, 10,000 करोड़ रुपये कर दिया। तो हाफ करना ही पड़ेगा इन लोगों को, ठीक है। अभी क्यों किया है इसके पीछे देखो, ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्यों बजट को कम किया। भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो वैसे ही आ रखे हैं ना इन एक्सपोर्टर्स के साथ, तो लेकिन क्यों कम किया। तो उन्होंने देखो, गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली कुछ बताया तो नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ बोला तो नहीं है, कुछ नहीं बोला है इसके बारे में, ठीक है। बस उन्होंने बजट में बोल दिया कि भाई हम बंद कम कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन करना चाहती है गवर्नमेंट, में भी इसकी वजह से हो कि अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करना चाहती है, अपनी स्पेंडिंग को कम करना चाहती है ना, उसको कम करना चाहती है, मे बी इसलिए ऐसा कट किया गया हो। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अपना रीडायरेक्ट करना चाहती है फंड को, रीडायरेक्ट फंड। देखो ये जो स्कीम, अब जो ना गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट अपना शिफ्ट करना चाहती है फोकस और फंड को टू टू द परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव पे, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव पे आप जाना चाहती है, मतलब जो PLI वाली स्कीम्स होती हैं वहाँ पर अपने फंड को डायरेक्ट करना चाहती है, ठीक है, रीडायरेक्ट करना चाहती है, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो रोड टैप है ना, रोड टैप क्या करता है कि ये टैक्स बेस्ड रिमीजन है, ठीक है। भाई हाँ, ब्रॉड बेस्ड बोल सकते हो, बहुत ब्रॉड बेस्ड रिमीजन है। और क्या पता, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के लिए और बहुत सारी स्कीम भी आ गई है ना, EPM आ गई है, EPM के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है ना, एक अलग से गारंटी स्कीम्स भी हैं। तो मे बी उसकी वजह से, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी स्कीम हैं, तो वहाँ से उन्होंने रोड टैप से थोड़ा कम कर दिया है उन्होंने, मे बी इसलिए, ठीक है। और दूसरा कि रीडायरेक्ट करने की सोची है अपनी फंड को फ्रॉम ब्रॉड बेस्ड टैक्स रिमिशन स्कीम से टू द हाई परफॉर्मेंस इंसेंटिव स्कीम की तरफ, ठीक है, PLI जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम की तरफ, ठीक है। तीसरा ये भी हो सकता है कम क्यों किया, WTO की स्क्रूटिनी की वजह से।
देखो मैंने बोला था ना कि दो तरीके के रूल होते हैं, एक लिमिट भी करती है। अब लिमिट क्यों करना पड़ता है डब्ल्यूटीओ को? देखो अगर हमारी इंडिया की मतलब इंडिया है, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, मान लो बहुत बेनिफिट दे दिया, ओवरली कंपनसेट कर दिया। तो अगर ओवरली कंपनसेट कर देगी हमारे एक्सपोर्टर्स को हमारी इंडियन गवर्नमेंट, तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? उससे प्रॉब्लम हमें तो नहीं आएगी, हमारा जो मतलब हमारा प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता दिखेगा, कॉम्पिटेटिव दिखेगा, हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे लोग। लेकिन और कंट्री पता है क्या है? और कंट्री डब्ल्यूटीओ को शिकायत करेंगी, ठीक है, बोलेंगे कि इनकी गवर्नमेंट जान पूछ के एक्सपोर्टर्स को ओवर कंपनसेट कर रही है, ओवरली कंपनसेट कर रही है। तो इससे क्या ट्रेड डिस्प्यूट होने लग जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। और उसकी वजह से डब्ल्यूटीओ क्या है, इंडियन गवर्नमेंट पे क्या लगाएगा? पेनल्टीज लगाएगा बहुत सारी, ठीक है, बोलेगा कि हाँ तुम जो है ना एक ज़्यादा एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे हो, एक फेयर ट्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम ओवरली कंपनसेट कर रहे हो एक्सपोर्टर्स को। तो इसलिए मना करता है ना डब्ल्यूटीओ कि भाई तुम गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज कर सकती है, ठीक है, रिफंड कर सकती है उसको, ठीक है, ये इसलिए है। ये तो डिस्प्यूट ट्रिगर हो जाएगा और फिर उससे पेनल्टी ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ की स्क्रूटिनी की वजह से गवर्नमेंट ने इसको स्लैश कर दिया है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। वाई एक्सपोर्टर्स आर वरी, ठीक है। अभी एक्सपोर्टर्स में डर डर का भाव क्यों है, ठीक है। द परफेक्ट स्टॉर्म की बात हो रही है यहाँ पर। देखो द अलार्म फ्रॉम द इंडस्ट्री बॉडी लाइक द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ACMA स्टेम फ्रॉम टाइमिंग, ठीक है। वहाँ पर टाइमिंग की दिक्कत आ रही है। क्या हो रहा है कि एक्सपोर्टर जो है ना पहले से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस कर रहे हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है। बहुत सारी हेडविंड्स हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, ठीक है। तो पहला रिस्क तो यही हमें पता है, यूएस टैरिफ वॉल है, हमें पता था। हम पे क्या है 25% का टैरिफ लगा था पहले, फिर 25% और लग गया, इफेक्टिवली 50% हो गया। ये 25% ये तो रेसिप्रोकल टैरिफ था। ये कौन सा टैरिफ था? ये हम पे पनिशिंग टैरिफ था, क्योंकि हम जो है ना ऑयल बाय कर रहे थे रशिया से। फिर इसको चेंज करके कितना कर दिया? 18% कर दिया अभी इंटरिम डील के थ्रू। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दोबारा से एक वो दी, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी, वहाँ पर इसको खारिज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर हमारे यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या किया, लीगल बुक को देखा, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने 122 सेक्शन को इन्वोक करके ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी कितनी परसेंटेज लगा दी, कितने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। 10% पहले लगाया था, फिर उसको कर दिया 15%। तो अभी इफेक्टिव हमारे पास पूरे ग्लोब में 50% टैरिफ है यूएस की तरफ से, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, जो कि 150 डेज तक रहने वाला है। हमने कल डिस्कस किया था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम तो है ही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? फियर्स रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस भी है। देखो जो भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी भी प्राइस की सेंसिटिविटी या तो पूरे पूरे मार्केट को डैमेज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है? लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, यहाँ पर 1-2% का भी अगर हमें मार्जिन मिल जाए ना, तो हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा अगर मार्जिन लॉस कर दे उसको, तो और कंट्री का पूरा मार्केट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ फ़ायदा मिल रखा है इन वियतनाम और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ को, ठीक है। देखो बांग्लादेश क्या एंजॉय करता है, बांग्लादेश जो है ना ये बोलता है कि देखो यार हम जो ना बहुत लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं। तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को क्या फ़ायदा होता है कि जो कि मेजर मार्केट्स हैं जैसे यूरोपियन मार्केट है, ये इनको जो है ना ड्यूटी फ्री या टैक्स फ्री टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने देता है, ठीक है। ये फ़ायदा होता है बांग्लादेश को। हमें तो एक पर्टिकुलरली लेवल पे हमें टैक्स देना पड़ रहा है। दूसरी ओर जो बांग्लादेश है वहाँ पर जो उनका टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, बिकॉज क्योंकि बांग्लादेश क्या बोलता है कि भाई हम तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है और यूरोपियन यूनियन उनको फ़ायदा देती है इस चीज़ से, ठीक है। दूसरी ओर वियतनाम को क्या फ़ायदा मिलता है? वियतनाम ने क्या है, वियतनाम ने बहुत सारी FTA साइन कर रखी है एग्रेसिवली, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उनकी 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 जो पूरी ग्लोबल ट्रेड्स हैं वो बूस्ट हो जाती हैं और हाईली एफिशिएंट भी हैं, इसीलिए इसी वजह से। और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट पे चलता है, ठीक है। तो उनको क्या है, वो इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस में बेच सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, उसके बाद भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और वो एक अच्छे रेट से डेवलप हो रहा है। तो लोग क्या है, लोग ये समझते हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, एडवांस इकोनॉमी समझती हैं कि यार ये अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, तो अब इनको नॉर्मल मार्केट की तरह ही बिहेव करना चाहिए, लीस्ट डेवलपिंग मार्केट की तरह नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इंडिया जो है इस मार्जिन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी FTA साइन करती रहती है। अब यूरोप के साथ भी किया है ना। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कर रही है, ठीक है।
तीसरी प्रॉब्लम क्या है, वीक ग्लोबल डिमांड। तो ग्लोबल मार्केट जो है बहुत स्लो डाउन हो रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, सप्लाई चेन chaos चल रहा है और वीक डिमांड क्रिएट हो रखी है इस टाइम पे। जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ है ना, वो बैटल कर रही है इन्फ्लेशन, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई है। इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से, जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो यहाँ पर ये चीज़ दर्शा रही है, इन्फ्लेशन ये चीज़ दर्शा रही है कि जो वहाँ पर लिविंग का कॉस्ट है ना, लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है उन लोगों के लिए, सिर्फ लिविंग कॉस्ट ही। जब लिविंग कॉस्ट इतना एक्सपेंसिव हो गया है तो क्या वहाँ के कंज्यूमर्स ये डिस्क्रिशनरी आइटम्स जो कि न्यू क्लोथ्स हो गए, लेदर बैग्स हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, क्या ये बाय करेंगे? नहीं करेंगे ना, ये बाय नहीं करेंगे। और सबसे ज़्यादा डिमांड कौन क्रिएट करता है? एडवांस इकोनॉमीज क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो वही वीक चल रही है, तो हमारा भी बिजनेस, हमारा जो धंधा है, इंडिया का धंधा है, वो थोड़ा वीक चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन की वजह से रेट हाई कर दिए हैं, और रेट हाई की अलग प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें की वजह से वीक ग्लोबल डिमांड क्रिएट हो रही है। दूसरी ओर सप्लाई चेन डिसरप्शन भी हो रखा है। देखो, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत मैटर करता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, ठीक है। जहाँ जहाँ पर जो है ना, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन चलती है ना, तो बहुत सारी कंट्रीज अपना अपना सी रूट बंद कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम चल रही है रेड सी में, ठीक है। रेड सी में प्रॉब्लम चल रही है। तो हम बहुत सारी कैनाल्स को, सुएज कैनाल है, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और हमारा इंडिया का क्या है, इंडिया का एक छाबार पोर्ट है, छाबार पोर्ट है, ठीक है। इंडिया है, इंडिया यहाँ पर एक ईरान है, ठीक है। ग्वाडार पोर्ट के थोड़ा ही पास में 72 किलोमीटर यहाँ पर ग्वाडार पोर्ट है, ग्वाडार पोर्ट है। मान लो ये इंडिया है, इधर इधर कहीं इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान हो गया, और इधर की तरफ ईरान है। तो यहाँ ग्वाडार पोर्ट है, ग्वाडार पोर्ट से 72 किलोमीटर इधर जाओगे तो यहाँ पर आएगा हमारा छाबार पोर्ट। तो ये छाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ इसके थ्रू जो है ना हर एक जगह जा सकते थे। तो क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रही है अब इंडिया की, ठीक है, तो ईरान में, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी एक स्ट्रेटेजिक ड्रॉप मिल रहा है इंडिया को, यहाँ से इसके थ्रू भी नहीं कर पा रही है सही से। और रेड सी में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो स्विस कैनाल के थ्रू भी नहीं कर पा रही है। तो अब एक ही रूट मिलता है इनको, जो कि होता है केप ऑफ साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका के नीचे यहाँ पर बोलते हैं इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं मेरे ख्याल से, गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। तो इस रूट के थ्रू जा रही हैं सारी लॉजिस्टिक, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या अटैक वटैक भी होते रहते हैं, ठीक है, फायर अटैक करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जब ये अपना एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं केप ऑफ गुड होप के थ्रू, ये एक रूट है, केप ऑफ गुड होप एक रूट है, इसके थ्रू जब कर रहे होते हैं तो ये प्रीमियम बाय करते हैं, इंश्योरेंस बाय करते हैं अपने कार्गो का। तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया है। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया है प्लस फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ गया है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम, उसकी वजह से इनडायरेक्टली किस पे बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सपोर्टर्स पे बर्डन बढ़ जाता है। तो वही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है। तो इन शॉर्ट अगर हाफ कर दोगे रोड टैप को, तो फोर्स करेगा एक्सपोर्टर्स को टू एब्जॉर्ब दिस अनरिफंडेड डोमेस्टिक टैक्स, राइट, ठीक है। व्हेन दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, वो पहले से ही बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं टू कीप देयर प्राइस लो इनफ टू विन द इंटरनेशनल ऑर्डर, सिंपल। तो ठीक है, हमने सब डिस्कस कर लिया, अब आगे अगली न्यूज़ पे चलते हैं। नहीं, अभी एक और बचा है, ठीक है। द मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप्स, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। द वाइडनिंग डेफिसिट, दिस पॉलिसी चेंज कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस फॉर इंडिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है इन जनवरी में, क्या है, इंडियाज गुड्स ट्रेड डेफिसिट वाइडन टू 34.68 बिलियन डॉलर, ठीक है, जो कि शार्पली अप हुआ है, शार्पली अप फ्रॉम USD 23.43 बिलियन डॉलर अ ईयर अर्ली, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, हमारा ट्रेड डेफिसिट क्यों वाइडन हुआ? क्योंकि एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हो गया है और इंपोर्ट बढ़ गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, इंपोर्ट कितना जंप हो गया है, 71.24 बिलियन डॉलर, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया, और फिर इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में और ये बढ़ेगा, जो कि और एक गलत, बहुत बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए। बस यही था, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ठीक है, तो थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या बोल रही है, EPFO रिटर्न ड्राइव एंड एजुकेशन पुश अनलॉकिंग डोरमेंट फंड्स एंड सपोर्टिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये जो न्यूज़ है दो चीज़ों के ऊपर बात कर रही है। एक तो रिफंड ड्राइव के ऊपर बात कर रही है, जहाँ पर डोरमेंट फंड्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, कि वो कौन से फंड्स होते हैं। और दूसरी ओर एजुकेशन पुश के बारे में बात कर रही है, जहाँ पर वो सपोर्ट करना चाहती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो पहले 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 पार्ट के ऊपर बात करते हैं, रिफंड ड्राइव के ऊपर। तो रिफंड ड्राइव में क्या है, देखो, EPFO के पास इस टाइम पे बहुत सारा अनक्लेम मनी पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि EPFO बहुत ज़्यादा मेनी नंबर्स ऑफ अकाउंट को मैनेज करता है और बहुत सारे फंड को भी मैनेज करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है,
ऐसा हो जाता है कि अनक्लेम मनी जनरेट हो जाता है, ठीक है, कोई लोग आते नहीं है क्लेम करने के लिए। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि आप जो है ना प्रोएक्टिव मेजर लो, ठीक है, प्रोएक्टिव स्टेप लो, और जितना भी अनक्लेम मनी है ना, इसको डायरेक्टली मतलब रिफंड करो या दो वापस किसको, राइटफुल ओनर्स को, ठीक है। रेदर देन आप वेट मत करो, आप वेट मत करो कि ये सब्सक्राइबर खुद आए और वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इनिशिएट करें, ठीक है, और तब आप पैसा उनको वापस करो, ठीक है। ऐसे नहीं, आप प्रोएक्टिवली मेजर करो और मेजर अपनाओ और फंड को डायरेक्टली ट्रांसफर करो टू द राइटफुल ओनर्स। देखो ईपीएफओ अकाउंट में उनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है कि वो एक इनऑपरेटिव अकाउंट है, ठीक है, या डोरमेंट अकाउंट है। देखो अगर उसमें कोई कंट्रीब्यूशन या ट्रांजेक्शन नहीं होता फॉर कंटिन्यूसली 3 ईयर्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली 3 साल तक जो है कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ होता है या कोई भी ट्रांजेक्शन या कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ होता, तो वो एक अकाउंट इनऑपरेटिव अकाउंट या डोरमेंट अकाउंट बन जाता है। मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये जो रिफंड ड्राइव करने वाले हैं ना, ये उसमें पता है कैसे कौन से डोरमेंट अकाउंट पाए गए हैं जो कि 20 साल तक डोरमेंट रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बैंकिंग सेक्टर में भी होता है ये चीज़। थोड़ा बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में दो तरह के अकाउंट होते हैं, इनएक्टिव अकाउंट, ठीक है, और इनऑपरेटिव या डोरमेंट अकाउंट, डोरमेंट, ठीक है। इनएक्टिव अकाउंट, अगर उस पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो, डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ हो 1 साल से ज़्यादा तक, तो उसको इनएक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। 2 साल से ज़्यादा तक नहीं हुआ होता तो उसको डोरमेंट बोल देते हैं। और अगर ऐसे अकाउंट 10 साल तक उन पर कुछ नहीं हुआ होता, 10 ईयर तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो उसका जो पैसा होता है, इसका अकाउंट का जो पैसा होता है वो चला जाता है कहाँ पर, डेफ फंड में, ठीक है। डेफ फंड मतलब डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर चला जाता है। और अब अगर उस बंदे को सडनली याद आया कि मेरा पैसा तो यहाँ पर था, तो वो उसको रिट्रीव करने का प्रोसेस जो है पूरा उद्गम पोर्टल के थ्रू हो जाता है। मतलब एक बंदा देख सकता है, मतलब जो कस्टमर है वो यहाँ पर जाके देख सकता है कि यार मेरा इस बैंक के अंदर इतना पैसा फंसा हुआ है अभी, मतलब पैसा जो है रखा हुआ है जो कि इस वाले बैंक ने, इस पर्टिकुलर बैंक ने डिपॉजिट कर दिया है किधर, डेफ अकाउंट के अंदर, ठीक है। वो देख सकता है कस्टमर इसमें। फिर वो कस्टमर क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और उस पैसे को रिट्रीव करेगा, ठीक है, फिर वो रिट्रीव करेगा, इसके थ्रू कर सकता है। तो उद्गम पोर्टल यहाँ पर एक बहुत एक लिंकिंग की तरह वर्क कर रहा होता है। तो बस ये आपको बताना था, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द स्केल ऑफ द इशू वर्सेज द पायलट फेज। तो दो फेज में करने वाले हैं। देखो टोटल स्केल कितना है, टोटल अकाउंट है 3.18 मिलियन, ठीक है, जिसमें से पहले फेज के अंदर ये 0.71 मिलियन अकाउंट्स को उन अकाउंट्स का पैसा ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। वो जो अनक्लेम मनी है उसको राइटफुल ओनर को देंगे, जिसमें कितने 7,11,000 अकाउंट है, ठीक है। जब हम टोटल ओवरऑल स्केल की बात करते हैं तो कितना पैसा फंसा हुआ है, या अनक्लेम मनी है जो कि है 10,903 करोड़ रुपए। और हम पहले फेज के अंदर कितना पैसा वापस लौटाएंगे राइटफुल ओनर्स को, 30.52 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अकाउंट का जो बैलेंस है वो वेरीज करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है 1,000 रुपये तक का भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा उन अकाउंट्स के अंदर, बहुत बड़ा लमसम अमाउंट भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पायलट फेज में कौन से अकाउंट को टारगेट किया जा रहा है, वो अकाउंट को जिस अकाउंट में 1,000 रुपये तक है, ठीक है, उन अकाउंट को टारगेट किया जा रहा है। रेडीनेस क्या है, देखो यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कर सकते विदाउट एनी जो है सब्सक्राइबर कंसर्न, कि भाई सब्सक्राइबर को आके ही कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर केवाईसी की जरूरत पड़ सकती है, ट्रेसिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए उन चीज़ों को हटाया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, रेडी फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर केवाईसी हो रखी है। वो देखते हैं कैसे हो रखी है। देखो पायलट फेज जो है कैसे वर्क करेगा, जो भी हमारे इनिशियल फेज के अंदर अकाउंट्स हैं, 7,11,000 अकाउंट्स हैं, वो जो ना स्मॉल बैलेंस होल्ड करते हैं अप टू 1,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर ये क्रूशल एडवांटेज देता है क्योंकि ईपीएफओ के पास क्या है, पहले से ही आधार, वो जो अकाउंट्स हैं वो आधार नंबर से लिंक्ड है, मतलब सीडेड हो रखे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि केवाईसी वाली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई है क्योंकि वो पहले से आधार से लिंक्ड है, तो ईपीएफओ क्या कर सकता है, डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, थ्रू दिस आधार सीडेड वाला पार्ट से, ठीक है। तो आधार नंबर क्योंकि सब्सक्राइब्ड है उधर और उधर जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, तो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है, बिकॉज केवाईसी लूप जो है यहाँ पर क्लोज है, ठीक है, बना हुआ है पूरा पूरा। तो द रिटायरमेंट फंड बॉडी कैन सिंपली वो इनिशिएट कर सकती है डायरेक्ट और ऑटोमेटिक क्रेडिट इनटू द सब्सक्राइबर्स बैंक अकाउंट, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा फेज है उसमें भाई केवाईसी होके ही हो सकता है ना, यहाँ पर आधार नंबर लिंक्ड नहीं है मे बी, इसलिए जो है ना इन्होंने पहले फेज में 7,11,000 अकाउंट को टारगेट किया है, ठीक है। ये एलिमिनेट क्या करता है, द नीड फॉर सब्सक्राइबर टू फिल आउट द फॉर्म। अब उनको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कोई ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल्स जो ओल्ड डेकेड मतलब
डेकेड ओल्ड पीएफ अकाउंट की डिटेल्स है वो रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। आगे देखते हैं। हाँ, हमने पहला पार्ट तो कर लिया, पहला पार्ट तो बहुत ईजी था। दूसरा पार्ट भी बहुत ईजी है। यहाँ पर क्या है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन्होंने निकाला है, ठीक है। एक नया गवर्नमेंट ने भी एक नई चीज़ लॉन्च करी है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। जहाँ पर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के चिल्ड्रंस को थोड़ा बेनिफिट प्रोवाइड कराना चाहते हैं। देखो होता क्या है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, इन लोगों को जो है ना, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन लेबर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, है ना, इन लोगों को जो है ना कोई डेली वेजेस नहीं मिलते, इनके पास कोई फॉर्मल सेफ्टी नेट नहीं होता है, ठीक है। इन लोगों के पास, इनको कोई पेड लीव नहीं मिलती, ठीक है, इनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, या कोई मंथली सैलरी नहीं आती इनको, इनको पता नहीं होता कि भाई इनकी कितनी आएगी, डेली वेजेस पे काम करते हैं। तो जब भी कोई मार्केट के अंदर या इकोनॉमी में क्रैश आता है कहीं भी, है ना, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, तो भाई इनकी जो वेजेस है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो वेजेस है ना, बहुत फेकर करती हैं ओपन एरिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये पैसा नहीं कमा पाते सही से। और जब ये पहली वॉलेटिलिटी आती है ना मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले पता है क्या होता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इनके बच्चे होते हैं ना, उनको स्कूल से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि फीस सेव करनी है, या तो फीस सेव करने के लिए, या उन बच्चों को अपने खुद के काम में हाथ बटाने के लिए निकाल लेते हैं, तो उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो बहुत सारी बेस बेस लेयर्स तो हैं, मतलब बहुत सारे पहले से ही वेलफेयर चल रहे हैं, ठीक है, वेलफेयर असिस्टेंस पहले से ही प्रोवाइड कराया जा रहा है इन चिल्ड्रंस को, ठीक है, यहाँ पर बुक्स इनको फ्री में मिल जाती हैं, यूनिफॉर्म मिल जाती है, मिड डे मील्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सब पहले से ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। 10वीं क्लास तक इनको एजुकेशन तक फ्री मिल जाती है, ठीक है, तो ये कराया जा रहा है। लेकिन अब 10वीं क्लास से आगे जाते हैं, 11वीं 12वीं जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पर कॉलेज की फीस आ जाती है, बुक्स आ जाती हैं, स्पेशलाइज्ड बुक आ जाती हैं, ठीक है, कोचिंग भी करनी हो सकती है इन लोगों को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्लिफ क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक रुकावट क्रिएट हो जाती है, एक बाधा क्रिएट हो जाती है। तो इस बाधा को कम करने के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि मेरिटियस बंदे हैं, या चिल्ड्रंस हैं, जो एक समझदार और टैलेंटेड बंदे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी गई है, एक एडिशनल टॉपअप दिया गया है 15,000 रुपीज़ का। एडिशनल एडिशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले से ही एग्जिस्टिंग वेलफेयर असिस्टेंस दिया जा रहा है, उसके ऊपर एक टॉपअप दिया है 25,000 का, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड द बेसिक वेलफेयर बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस तो प्रोवाइड करती है इन चिल्ड्रन को, ठीक है, कि वो अपनी एजुकेशन को पूरी कर पाए। ये जो 25,000 रुपये हैं, ये एडिशनल टॉपअप दिया जा रहा है, ये एक तरीके से डिज़ाइन टू रिवॉर्ड और इंसेंटिवाइज एकेडमिक मेरिट है, कि अगर वो एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टूडेंट है, और वो एजुकेशन पूरी करना चाहता है या और चीज़ों में जाना चाहता है, तो उसको एडिशनल 25,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। बाय लेयरिंग अ मेरिट बेस्ड रिवॉर्ड ऑन द टॉप ऑफ द बेसिक वेलफेयर, गवर्नमेंट होप कर रही है कि वो एनकरेज कर पाएगी हायर एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, अमंग द स्टूडेंट्स, जो कि बिकॉज ऑफ फाइनल कंस्ट्रेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए ये मतलब एक एक्स्ट्रा टॉपअप है, ऐसा समझ लो, ठीक है। बस मेरे ख्याल से इसमें इतना ही था, हाँ। तो ठीक है, फोर्थ न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फोर्थ न्यूज़ क्या बोल रही है, ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट ओवरहॉल, ईटीएफ कंसोलिडेशन एनालाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक बॉन्ड एग्जिस्ट, ठीक है, पहले इसको थोड़ा पढ़ते हैं फिर इसको बिल्डअप करेंगे। ईपीएफओ हैंडल करता है, हमें पता है ईपीएफओ हैंडल करता है रिटायरमेंट सेविंग ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस, ठीक है। और 2015 से वो जो है ना 5 से 10% ऑफ इट्स इंक्रीमेंटल इनकम को वो इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ पर, स्टॉक मार्केट में, पर किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट का नाम है ईटीएफ, एक्सचेंजेबल ट्रेड फंड्स, ठीक है, ट्रेडेड फंड्स। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको उसको पता है कि यहाँ से जो है ना थोड़ा हाई रिटर्न जनरेट किया जा सकता है फॉर देयर सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो ईटीएफ क्या होता है, देखो ईटीएफ जो है ना दिखता तो म्यूचुअल फंड की तरह है और वर्क भी म्यूचुअल फंड की तरह करता है, लेकिन वो ट्रेड कहाँ होता है, वो ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट पे, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे होता है वो ट्रेड, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर उसको ट्रेड किया जा सकता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, वो ईटीएफ्स होते हैं। इसमें लिखा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये है तो फंड, है तो एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही, ठीक है, लेकिन उसको एक्सचेंज मतलब उसको ट्रेड किया जा सकता है कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। एक्सचेंज, इसलिए एक्सचेंज ट्रेडेड बोला और फंड भी इसमें लगाया। तो फंड क्यों बोल रहे हैं, देखो ये फंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एसेट्स हैं, मान लो स्टॉक्स हैं बहुत सारी कंपनीज के, बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हो सकते हैं पॉसिबली, ठीक है, कमोडिटीज़ भी हो सकती हैं। तो ऐसे करके ये एक बंच है पूरा, एक तरीके से बास्केट है, ठीक है, एक तरीके से बास्केट है इन सब चीज़ों की, ठीक है, इन सब अंडरलाइंग एसेट्स की। तो इसकी ये जो पूरा पूरा एक तरीके से फंड ही बन गया है। ये एक ऐसा फंड है जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है, तो ये होते हैं ईटीएफ्स।
ये ईटीएफ का फ़ायदा क्या होता है, देखो ये ईटीएफ जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको फंड की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है और ट्रेड भी किया जा सकता है एक्सचेंज पे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स नहीं है, इसमें सिर्फ शेयर्स नहीं है कंपनी के, ठीक है, इसमें बॉन्ड्स भी हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं, कमोडिटीज़ भी हैं, गोल्ड भी हो सकता है ना, कमोडिटीज़ में आता है गोल्ड, ठीक है, वो भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो ये डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो क्रिएट करता है एक तरीके से, है ना। और क्या हो सकता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है। आप आप डायरेक्ट एएमसी से खरीदते हो ना ये चीज़, तो आपको थोड़ा कम पैसों में मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे इसको बाय करने की कोशिश करोगे तो आप ये मार्केट प्राइस पे बाय करोगे, ठीक है, नैव वैल्यू पे बाय नहीं करोगे, नैव पे, नेट एसेट वैल्यू पे बाय नहीं करोगे, आप इसको मार्केट प्राइस पे बाय करोगे स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो थोड़ा क्या बोलते हैं कॉस्टली हो जाता है, तो यहाँ पर एक ऐसा रूट भी होता है जो कि थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट होता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है इसमें, तो ये ईटीएफ होता है, तो इसलिए जो है ना ईपीएफओ जो है आप अपना सिंस 2015 5 to 15% ऑफ इट्स इंक्रीमेंटल इनकम वो स्टॉक मार्केट में डाल रहा है वाया ईटीएफ, ठीक है, और मैंने बता दिया क्यों ईटीएफ के थ्रू डाल रहा है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कोर स्ट्रेटजी कंसोलिडेशन एंड एनुलाइजेशन, तो ये कुछ दो चीज़ें करने की बात कर रहा है, ईटीएफ को कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और एनुलाइजेशन कर रहा है, मतलब एसआईपी में कुछ एनुलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सिस्टमिकली इन्वेस्टमेंट प्लान में सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर कुछ एनुलाइजेशन करने की बात हो रही है, ठीक है। एक बार देखते हैं, पहले वाला देखते हैं कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ पूरी। देखो जब भी आपको ईटीएफ में ट्रेड करना होता है ना, ईटीएफ में ट्रेड करना होता है, आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक तो होता है सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आप जनरली बीएससी और एनएससी पे ट्रेड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या होता है, आप नॉर्मली अपने ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन होते हो, ठीक है, और फिर ईटीएफ के पास जाते हो और ईटीएफ को बाय कर लेते हो, बाय और सेल कर लेते हो, ठीक है, बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर लेते हो। पर ये कौन से प्राइस पे करते हो आप, ये आप करते हो मार्केट प्राइस पे, ठीक है, मार्केट प्राइस पे। प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देनी पड़ती हैं, आपको ब्रोकरेज फी भी देनी पड़ती है, ब्रोकरेज रेज फी देनी पड़ती है, ठीक है, एक्सचेंज फी, मान लो एक्सचेंज फी देनी पड़ती है, फीस हो गई, और आपको बिड आस्क स्प्रेड से भी डील करना पड़ता है ना, मतलब ये हो गया मार्केट प्राइस की मैनिपुलेशन से भी डील करना पड़ता है, वही बिड आस्क स्प्रेड यही हो गया, एक तरीके से यही हो गया, ठीक है, उससे भी डील करना पड़ता है। तो सेकेंडरी मार्केट में ये सब प्रॉब्लम आती है ईटीएफ के साथ जब आप ट्रेड कर रहे हो तो। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, आप प्राइमरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, प्राइमरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, डायरेक्टली जो प्रोवाइडर है ना, जो ईटीएफ प्रोवाइडर है उसके साथ डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, ईटीएफ प्रोवाइडर के साथ डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो जो लार्ज इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो यही काम करने की कोशिश करते हैं, इसके थ्रू ही, प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही ईटीएफ परचेज करने की कोशिश करते हैं, बाय करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि ईटीएफ को बनाती है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेड हुई है कौन से प्राइस पे होती है, नैव वैल्यू पे होती है, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू पे होती है। अभी नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू जो है वो एक रियल प्राइस दिखा रहा होता है, क्योंकि ये एवरेज होता है, मतलब ये समझ लो जो पूरा का पूरा आपका ये नेट होता है, जितने भी आपके स्टॉक्स हैं, जितने टाइप के स्टॉक्स हैं, आपके स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनकी रियल वैल्यू जो कि करंट वैल्यू चल रही है उनकी वैल्यू से ड्राइव किया जाता है नैव, ठीक है। लेकिन मार्केट प्राइस ऐसे ड्राइव नहीं किया जाता, ठीक है, मार्केट प्राइस तो स्पेकुलेशन बिड आस्क के थ्रू आता है कि बिडिंग होती है ना, उसके थ्रू आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो उसकी स्टॉक की और बॉन्ड्स की कमोडिटी की अंडरलाइंग वैल्यूज़ के थ्रू नैव डिसाइड होता है, ठीक है। तो लार्ज इंस्टीट्यूट जैसे ईपीएफओ हो गए, वो इसके थ्रू ही प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही ईटीएफ बाय करना चाहती हैं, क्योंकि वो एएमसी से डायरेक्टली बाय कर पाती हैं, तो कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है इनको, क्योंकि कोई ब्रोकरेज फी नहीं देनी, कोई एक्सचेंज फी नहीं देनी, ठीक है, कोई बिड आस्क स्प्रेड से डील नहीं करना, कुछ ऐसा काम नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट वो कर सकती है। लेकिन यहाँ पर पता है क्या, सेबी का एक रूल है
कि अगर आप प्राइमरी मार्केट के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू होनी चाहिए ना, कितना अमाउंट होना चाहिए, वो 25 करोड़ होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम ये क्यों किया है कि कोई छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स ना आ जाए यहाँ पर, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो खरीदेंगे तो छोटा सा ही अमाउंट, थोड़े से ETF खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी कितनी सारी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी, रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो ऐसा ना हो इसलिए सेबी ने प्राइमरी मार्केट में लार्ज इंस्टीट्यूट्स ही आए सिर्फ और सिर्फ, इसलिए एक लिमिट रख दी 25 करोड़ रुपीज़, जो कि एक बहुत बड़ी लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग नहीं आते हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। लेकिन कभी कभी दिक्कत क्या हो जाती है, अब आती है दिक्कत। अब दिक्कत देखते हैं, हमने देख लिया कि ETF ट्रेड कैसे होता है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कैसे होता है, क्यों सेकेंडरी मार्केट में ये EPFO वाले लोग नहीं ट्रेड करना चाहते, क्योंकि उनको ये सब करना पड़ता है, ये सब देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है, मार्केट प्राइस पे करना, ब्रोकरेज फी देना, एक्सचेंज फी देना। लेकिन प्राइमरी मार्केट में ETF प्रोवाइडर से डायरेक्टली बात होती है और वहाँ से नेव वैल्यू पे लिया जाता है, कॉस्ट एफिशिएंट रहता है और बाईपास कर दिया जाता है ब्रोकरेज फी को और एक्सचेंज फी को, बिड आस्क स्प्रेड को, ठीक है। लेकिन सेबी ने अपना एक अलग से रूल बना रखा है 25 करोड़ रुपीज़, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को रोकने के लिए है। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है, अब EPFO के साथ आ जाती है प्रॉब्लम। देखो EPFO क्या है, देखो EPFO छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग फंड्स को मैनेज करता है, ठीक है। वो एक ऐसा तो है नहीं कि वो सिंगल फंड मैनेज कर रहा है, ठीक है भाई। वो मैनेज कर रहा है EPF, ठीक है। EPF की फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। दूसरी जगह वो मैनेज कर रहा है EPS, एम्प्लॉय पेंशन पेंशन स्कीम बोल दो, हाँ पेंशन ऐसा ना स्कीम। तीसरी बार क्या है, EDIL, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश LI होगा ना फिर, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो अलग अलग स्कीम वो मैनेज करता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि इन स्कीम्स में ना थोड़ा छोटा ही अमाउंट आता है। मान लो ये फंड तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसका 5% से 10% ही इसको अलाउडेड है एक तरीके से, है ना। वो उतना ही इक्विटी में डालना चाहता है ना, ETF में डालना चाहता है। तो वो जो 5 से 10% होता है ना, वो बहुत कम होता है। मान लो कभी कभी जो ना 25 करोड़ से कम ही होता है। तो बिकॉज ये इतना कम हो जाता है, मान लो 15 करोड़ हो गया सिर्फ, ठीक है। 5 से 10% ऑफ दिस फंड, ये 15 करोड़ हो गया। अभी EPF का फंड जो है वो डालना चाहता है, EPF का फंड डालना चाहता है ETF के अंदर, ठीक है, जो कि है 5 से 10%, जिसकी वैल्यू है 15 करोड़ रुपए। तो डाल सकता है क्या, ये डाल सकता है, लेकिन किस रूट के थ्रू, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू डाल सकता है। क्योंकि प्राइमरी मार्केट में तो सेबी ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है 25 करोड़ रुपीज़ की, वो तो कम है, उससे तो कम ही है। तो उसे सेकेंडरी मार्केट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू जाएगा तो उसको कौन सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी, ब्रोकरेज फी, एक्सचेंज फी, मार्केट प्राइस पे लेना पड़ेगा, बिड आस्क स्प्रेड झेलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। और बहुत बहुत ज़्यादा डीलिंग करनी पड़ेगी, पेपर वर्क करना पड़ सकता है ना। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती थी। तो इसकी यही एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया। अब इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, इतने सारे फंड, हम अलग अलग फंड जो है मैनेज करते हैं। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इस वाली चीज़ को हटा देता हूँ। तो इन्होंने क्या बोला, देखो हम इतने सारे फंड, EPFO ने क्या बोला कि हम इतने सारे फंड्स को अलग अलग मैनेज करते हैं, उसके अलग अलग 5 to 15% निकालते हैं उसमें से इक्विटी। ऐसा करते हैं, हम एक सुपर अकाउंट बनाते हैं सबका, सारी की सारी स्कीम्स का 5 से 10%, 5 से 15% हम निकालेंगे इक्विटी के लिए और उसको सुपर अकाउंट के अंदर रख देंगे। अभी सुपर अकाउंट एक मैसिव अकाउंट बन जाएगा। और अब हम जितना भी पैसा है वो, क्योंकि वो 25 करोड़ से ज़्यादा ही आएगा 100%, ठीक है, वो 25 करोड़ से ज़्यादा ही आएगा। तो वो जितना भी पैसा है वो इनको ये प्राइमरी मार्केट के थ्रू बाय कर सकते हैं ETF, जिसमें इनको फ़ायदा क्या होगा, इनको पैसा मिलेगा नेव वैल्यू पे, कॉस्ट एफिशिएंट होगा, डाइवर्सिफिकाई, वो जो भी ETF के फ़ायदे होते हैं थ्रू प्राइमरी मार्केट वो उनको मिलेंगे। AMC से डायरेक्टली वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फिर, है ना। तो ये सब फ़ायदा इनको मिलता है। तो ये कब मिलेगा, जब ये कंसोलिडेट कर देंगे। जितने भी अलग अलग अकाउंट्स हैं या फंड्स हैं इनके, उसमें से 5 से 15% निकालेंगे, जो भी इक्विटी में डालना चाहते थे वो यहाँ डाल देंगे, ऐसे ये करेंगे, ऐसे ये करेंगे। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, जिसको सुपर अकाउंट बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके थ्रू प्राइमरी मार्केट में जाके ETF खरीद लेंगे। तो ऐसे EPFO को फ़ायदा होगा। तो यही वो करना चाह रहे हैं, ठीक। तो अब पढ़ते हैं। अब मैंने आपको पूरी स्टोरी जो है वो एक तरीके से बता दी है। देखो, द शिफ्ट टू अ सिंगल पूल, ये सिंगल पूल बनाना चाह रहे हैं। करंटली जो है EPFO मैनेज करता है 5 डिस्टिंक्ट स्कीम्स, ठीक है।
और अंडर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी में, जो कि 2016 में स्टैब्लिश करी गई थी, वो फॉलो करते थे फ्रेगमेंटेड रूल, स्कीम वाइज अप्रोच करते थे। मतलब हर एक स्कीम से 5 से 10%, 5 से 15% निकालते थे और उसको डालते थे किसके अंदर, इक्विटी में, जो कि कम पड़ जाता था, 15 करोड़ ही बनता था मान लो, फॉर एग्जाम्पल है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था। हमने देख ली प्रॉब्लम क्या है। अभी न्यू प्लान क्या है, ईपीएफओ इंटेंड कर रहा है कि वो मर्ज करेगा सारे के सारे फंड्स को, जिसके अंदर सारी की सारी इक्विटी वाला पार्ट है उसको मर्ज कर लेगा, ठीक है, और फिर ईटीएफ बाय करेगा। और फिर इससे फ़ायदा यही होगा कि भाई वो 25 करोड़ वाला जो सेबी का कैप है उससे ऊपर चला जाएगा और फिर बाय कर सकता है प्राइमरी मार्केट के थ्रू, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, बस पढ़ते हैं। द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी मैंडेट दैट ऑल डायरेक्ट ट्रांजेक्शन विद ईटीएफ प्रोवाइडर्स कैन अकर ओनली इफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट इज अबाउट 25 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो पूल करके बाय पूलिंग इट्स फंड ईपीएफओ एंश्योर कि उसके जो ट्रांजेक्शन साइज है वो थ्रेशोल्ड से, ये कैप से ऊपर हो जाए। तो इससे क्या होगा, बाईपास कर देगा इंटरमीडिएटरीज और सिंप्लीफाई कर लेगा अपनी रेगुलेटरी कंप्लाइंस, ठीक है। तो बस यही न्यूज़ थी इसमें। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने ये ईटीएफ कंसोलिडेशन वाला पढ़ लिया है, ठीक है। अब आएगा ये एनुअलाइजेशन, ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं, पहले थोड़ा पढ़ते हैं फिर इस पर डिस्कशन करेंगे क्या बोल रहा है ये। द शिफ्ट टू एनुअल इन्वेस्टमेंट, करंट स्टेट क्या है, ईपीएफओ इन्वेस्ट करता है मंथली, ठीक है, एक एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। तो उसकी साइकिल कैसी चलती है, 20th ऑफ वन मंथ टू द 90th ऑफ द नेक्स्ट, ठीक है। इसके ऊपर ऐसी साइकिल चलती है, मैं आगे बताऊंगा इसके ऊपर क्या है। और फ्यूचर स्टेट में क्या बोल रहे हैं कि वो ट्रांजिशन करना चाहते हैं टू द एनुअल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन में, ठीक है। अभी इससे बेनिफिट क्या होगा, जब वो इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे एनुअल बेसिस पे, दैट मेक्स द रिजिड मंथली साइकिल रिडेंडेंट, ठीक है, रिडेंडेंट हो जाएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका मतलब क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली इट हेल्प्स मिटिगेट, ये मिटिगेट करने में हेल्प करेगा मिटिगेट मार्केट टाइमिंग रिस्क, ठीक है। ये एक ऐसा डेंजर होता है, डेंजर ऑफ बाइंग इनटू द मार्केट एट अ शॉर्ट टर्म पीक्स, ठीक है। तो एक बार पूरा समझते हैं कि क्या बोलने की कोशिश करी इन्होंने। यहाँ पर रिडेंडेंट का मतलब क्या है ना, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। ये देखो, एक ईपीएफओ ने, मतलब ईपीएफओ का एक फंड है ईपीएफ, ठीक है। इसका एक मैनेजर है। यहाँ पर जो ना कौन पैसा डालता है, यहाँ पर पैसा डालता है एम्प्लॉयर्स पैसा डालते हैं, ठीक है। और किसके बिहाफ पे डालते हैं, एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे डालते हैं, एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। तो ईपीएफ का जो मैनेजर है या ईपीएफओ है, ये टाइम देके रखता है कि भाई आप जो है ना 20th ऑफ जून, मान लो जून ले लिया मैंने वो मंथ, से 19th ऑफ जुलाई तक आप पैसा डाल देना, ठीक है। फिर इन पे पैसा आ जाता है, ठीक है, ये एम्प्लॉय डाल देता है। फिर आती है मान लो 20th ऑफ जुलाई, 20th ऑफ जुलाई पे इनके पास कुछ पूल आ गया, इसके अंदर कुछ मनी आ गया, ठीक है, मंथली मनी आ गया एक। फिर क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इस पूरे मंथ में, इस पूरे साइकिल में कितना पैसा आया, ठीक है। जितना भी पैसा आया होगा, जितना भी पूल आया होगा, वो मैनेजर क्या करेगा, फिर मैनेजर इस पूल का कुछ परसेंट, 5 to 15% पैसा निकालेगा और उसको इक्विटी में डाल देगा, मतलब ईटीएफ बाय करने में डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब आप मंथली बार बार कैलकुलेट कर रहे हो कि पैसा कितना आया और उसका 5 से 10% निकाल रहे हो। तो ये क्या, ये तो वेरिएबल हो गया ना, हर बार चेंज होगा, हर बार मंथली सेम तो नहीं होगा, ठीक है। कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, तो ये वेरी करता है, 5 से 15% बहुत वेरी करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला है कि अगर ये एनुअल बेसिस पे चले जाते हैं तो वो जो मंथली साइकिल है ना वो अपने आप रिडेंडेंट हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत वेरी कर रही है, देखो ये वेरी कर रही है क्योंकि हर मंथ में जब अगले मंथ की 20th आएगी तो जब वो कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट हमेशा अलग अलग होगा। वो अलग होगा तो ये 5 से 15% भी अलग होगा जो कि एटीएफ के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके एक रिडंडेंसी लेके आना चाहते हैं कुछ एनुअल एसआईपी करके। तो वो एनुअल एसआईपी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा अभी ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है इसमें। जब ये मंथली कैलकुलेट करके पैसा डालते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाता है, क्योंकि और इन्वेस्टर्स को पता होता है कि ये 20 के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ईटीएफ के अंदर पैसा डालेंगे। तो उससे क्या है, वो प्राइस मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ से एडवांटेज उठाते हैं और इन्वेस्टर्स, ठीक है, वहाँ से प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जब प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं तो कभी कभी जो जैसे ईटीएफ का फंड है ये बहुत बड़ा फंड होता है, मान लो 25 करोड़ रुपीज़ है, ये 25 करोड़ रुपीज़ एक साथ ईटीएफ के अंदर डाल रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी,
अपने आप ही ETF का प्राइस जो है ना बहुत हाई होने लग जाएगा, हाइक हो जाएगा, हाइक अप हो जाएगा, हाइक अप। प्राइस मैनिपुलेशन की तो दिक्कत है ही है, उसमें भी क्या है, उसमें भी हाइक अप की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये तो एक 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 प्रॉब्लम हो गई। एक और प्रॉब्लम होती है, देखो इस मैनेजर पे जो है ना बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर होता है कि तुमने जैसे ये पैसा निकाला ना 5 से 15% का, और जब जैसे तुम ETF बाय करने गए, तुम्हें एकदम ये बाय करना है, एक नैरो विंडो के अंदर बाय करना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर है उन पे। तो ये क्या करते हैं, ये टाइम नहीं देखते, ये मार्केट की टाइमिंग ही नहीं देखते कि भाई मार्केट में ETF कब सस्ता मिल रहा है, कब महंगा मिल रहा है, देखते ही नहीं है। ये फाइनेंशियल लॉजिक देखते ही नहीं है मैनेजर्स, ठीक है। ये इसको देखते ही नहीं है, क्योंकि इन पे ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर होता है, इन पे नैरो विंडो होती है। तो ये क्या करते हैं, जितना भी एकदम पैसा आता है एकदम ETF खरीद लेते हैं। और इससे क्या रिस्क होता है कि भाई ETF ये कभी कभी पीक पीक पे खरीद लें, ये भी एक रिस्क हो सकता है ना, उस टाइम पे पीक चल रहा हो उस ETF का। तो भाई ये एक फाइनेंशियली लॉजिकल तो मूव नहीं था ये, है ना। क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर एक नैरो विंडो मिलती है, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल लॉजिक को भूल जाते हैं मैनेजर्स, और एकदम पीक पे भी खरीद सकते हैं। ये एक रिस्क रहता है। तो पहला रिस्क ये हो गया, दूसरा रिस्क ये हो गया, ठीक है। तो ये मंथली वाले में ये प्रॉब्लम होती थी। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैलकुलेशन को एनुअल कर दिया। अभी कैलकुलेशन को एनुअल करने पे क्या है, अभी इनको मंथली नहीं देखना है। ईपीएफओ क्या करेगा, जो भी फंड होगा, मान लो फंड जितना, ये क्या करेगा, ये ईपीएफ फंड में ये अनुमान लगाएगा, कि भाई मान लो एनुअली एनुअली इनके पास इतना बड़ा मैसिव अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये अनुमान लगाएगा, ये एक्सपेक्ट करेगा, और इस एक्सपेक्टेड अमाउंट को 365 डेज में स्प्रेड कर देगा, ठीक है। 365 डेज में स्प्रेड कर देगा, और फिर जितना भी अमाउंट आएगा, है ना, ये कितना 5 to 15 वाले परसेंट को इनडायरेक्टली 365 डेज में 5 to 15 वाले अमाउंट को ही करेगा, ठीक है, उसको करेगा स्प्रेड। और फिर या तो डेली या वीकली धीरे धीरे पैसा जो है ना ETF में डालता रहेगा, धीरे धीरे 365 डेज के अंदर अंदर, या वीकली, ठीक है, या तो डेली या वीकली। इससे क्या फ़ायदा होगा भाई, मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा। अब ये तो हर दिन डाल रहे हैं, तो कोई कोई प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, जिससे प्राइस मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, और कोई हाइक अप नहीं होगा, है ना। क्योंकि भाई अब धीरे धीरे पैसा आ रहा है ना, धीरे धीरे एक साथ 25 करोड़ नहीं आ रहे, अब धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। तो ना इससे मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है, ना इन्फ्लेट हो सकते हैं प्राइस, ठीक है, हाइक अप नहीं हो सकते प्राइस, तो ये भी फ़ायदा हो गया। दूसरा, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर भी खत्म हो जाएगा इन पे, ठीक है। अभी अपने हिसाब से देख पाएंगे कि यार हाँ, आज जो है ना इस टाइम पे हम इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर प्राइसिंग इतनी है, तो इनडायरेक्टली जब एवरेज निकाला जाएगा इन 365 देगा, तो हमें एक सब्सक्राइबर को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसको ही बोलते हैं एनुअलाइज कर देना, मतलब 365 दिन में डिवाइड कर देना, एनुअलाइज कर देना है, ठीक है। पूरे हर दिन, या तो हर दिन इन्वेस्टमेंट करना, या वीकली करना। तो ये है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक और चीज़ है, यही सेम चीज़ यहाँ पर बोली गई है, मैंने आपको बता दिया हर एक चीज़। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस को सेट किया गया है। देखो पहले क्या था, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर भी होता था, और एक और चीज़ होती थी जो कि है हिस्टोरिकली द ईपीएफओस ETF इन्वेस्टमेंट वो लैक करती थी ऑपरेशनल डेडलाइन, वहाँ पर डेडलाइंस कुछ नहीं होती थी, ठीक है, कुछ चीज़ों में। तो नई SOPs के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में डेडलाइंस लाई गई। कहाँ डेडलाइन लाई गई, इशूइंग करने में डील स्लिप्स। भाई डील स्लिप्स में पता है क्या लिखा होता है, कि कितना बाय किया, कितने प्राइस पे बाय किया, टोटल कितना अमाउंट बाय किया, ठीक है, मतलब कितने अमाउंट का ETF बाय किया, ये सब लिखा होता है। नॉर्मली क्या है, इन चीज़ों में डिले हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, इशू नहीं हो पाती, डील स्लिप इशू नहीं हो पाती, ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता, और ETF बाय नहीं हो पाते, ठीक है। ये हो गया। और रिडीम करने के टाइम पे भी इन पे अलग हर्डल आता है। वही कमेटी अप्रूवल चाहिए होता है इनको, जिसमें टाइम टाइम लगता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव हेजिटेशन होती है कुछ, उसमें टाइम लगता है रिडीम करने में अपने ETF को। तो ऐसे इन दोनों इशूइंग डील स्लिप्स और रिडीम ETF, इनमें बहुत सारा टाइम लगता है। उसमें क्या है, कुछ ऑपरेशन डेडलाइंस क्रिएट कर दिए हैं लोगों ने, कि इसमें जल्दी जल्दी फास्ट काम हो, तो लोग एफिशिएंटली अपना पैसा डाल पाएँ, और मतलब ये जो मैनेजर्स अपना एफिशिएंटली अपना पैसा डाल पाएँ और निकाल भी पाएँ, रिडीम भी कर पाएँ, क्योंकि इन द एंड सब्सक्राइबर को बेनिफिट देना है हमें, ठीक है। तो दिस एंश्योर कि EPFO पार्टिसिपेट इन द मार्केट कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूसली वो 365 वाले के अकॉर्डिंग, एंड इफेक्टिवली विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, विदाउट मतलब ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है एफिशिएंटली मार्केट में कंटिन्यूसली, वो इस वाले की वजह से है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिले कम कैसे होगा, वो इसकी वजह से, ठीक है। तो ऐसे है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले इस पे बात करते हैं, द दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस वे बॉन्ड सेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं
यहाँ पर जो है ना कुछ सेल करने वाले हैं, ये सेल का नाम क्या है, NDC, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। पहले ये पढ़ लेते हैं कि ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है, फिर न्यूज़ को पढ़ेंगे। देखो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ये कैसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है पैसा रेस करने में, ठीक है, मनी रेस करने में। तो जैसे कोई कॉर्पोरेट है, उसको पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो NCD रेस करेगा मार्केट में और मार्केट से पैसा उठाएगा, ठीक है। जहाँ पर लेंडर्स होंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, जैसे मान लो हमारे EPF हो गया, EPF ऐसे 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 बड़े बड़े बिग प्लेयर्स होंगे, ठीक है। वो उनको, ये कॉर्पोरेट है, ये इनको NCD देगा और इसके बदले क्या, इन्वेस्टमेंट उठा लेगा, पैसे ले लेगा। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो नॉन कन्वर्टेबल होता है और एक डिवेंचर है। डिवेंचर देखो, डिवेंचर इज अ नॉर्मल थिंग। डिवेंचर क्या है, डिवेंचर में ये होता है एक तरीके बॉन्ड है, एक तरीके का प्रॉमिस है। कॉर्पोरेट इनको प्रॉमिस कर रहा है लेंडर को कि ये जो ना ईयरली कुछ कूपन रेट के हिसाब से पैसा देगा इनको, कूपन रेट के हिसाब से पैसा देगा, जिसको बोल रहे हैं इंटरेस्ट देगा, ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट देगा। और जब ये NCD की मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, उस टाइम के बाद जो है पूरे का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर देगा। ये प्रॉमिस कर रहा है कौन, कॉर्पोरेट प्रॉमिस कर रहा है लेंडर को, उसके बदले तो पैसा लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिवेंचर क्या, एक तरीके का बॉन्ड ही है, समझ लो, है ना, प्रॉमिस है एक, कि कॉर्पोरेट बोल रहा है कि ईयरली मैं तुमको जो है ना कूपन रेट के अकॉर्डिंग पैसा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हो गया। और जब इस NCD का पूरा मैच्योरिटी टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी ये, तब मैं आपको पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगा टू द लेंडर, ठीक है, ये बोल रहा है। अब यहाँ पर एक नॉन कन्वर्टेबल भी है। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि ये जो लोन है ना, ये डिबेंचर है, ये डिबेंचर कभी भी इस कॉर्पोरेट की शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी लेंडर जो ना कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लेते हैं, CDs लेते हैं। वो जब मैच्योरिटी हो जाती है ना CDs की, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि भाई या तो तुम प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले लो, प्रिंसिपल अमाउंट जो तुमने दिया था वो वापस ले लो, या तुम उतने अमाउंट का प्लस जो भी है इंटरेस्ट, वैसे इंटरेस्ट तो ले लेते हैं ये लोग, जो भी प्रिंसिपल है उतने ही का इक्विवेलेंट तुम शेयर बाय कर लो हमारी कंपनी में, कॉर्पोरेट में, ठीक है, मतलब वही कंपनी में बाय कर लो। तो ये CDs के अंदर, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट के बदले शेयर बाय कर सकते हो उस कंपनी में, ठीक है। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल के अंदर क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता। आप शेयर में कन्वर्ट नहीं करा सकते, आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट ही लेते हैं ये लोग। तो यहाँ पर यही वादा किया है कॉर्पोरेट है, उसने ये वादा किया है NCD के थ्रू कि लेंडर को ईयरली तो कूपन रेट देगा और इन द एंड प्रिंसिपल वापस करेगा, कोई शेयर नहीं देगा अपने उसमें। अगर शेयर देता तो ये कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर शेयर नहीं देगा। तो ये होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिससे पैसा रेज किया जा सकता है बाय द कॉर्पोरेट। बैंक के साथ ये नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक में क्या होता है, बैंक में दिक्कत होती है, बैंक से भी तो लोन ले सकते थे, है ना, मार्केट से क्यों उठाया भाई, बैंक जो है थोड़े महंगा लोन देता है इनको, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं जो कि यहाँ पर नहीं करने पड़ते इतने। और मैं आगे और बताऊंगा डिबेंचर का फ़ायदा ये भी होता है। चलो एक और चीज़ बताता हूँ, NCD का पता है क्या फ़ायदा होता है। और जब NCD रेस करते हैं ना, तो कोई ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, क्योंकि कोई नए शेयर नहीं आ रहे हैं मार्केट में। विदाउट मार्केट में नए शेयर लाए बगैर पैसा उठा रहे हो आप, तो ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती और चीपर चीपर पैसा मिल जाता है, चीपर कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो जाती है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो ये फ़ायदा होता है इसका, ठीक है। तो मैंने आपको NCD के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर क्या है उसका यूज़, एक बार वो देख लेते हैं। चलो अब न्यूज़ पढ़ लेते हैं। न्यूज़ क्या बोल रहा है, असाइड फ्रॉम द ETF पॉलिसी चेंज, द इन्वेस्टमेंट कमेटी ने अप्रूव किया है स्पेसिफिक कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन। अब EPFO जो है 4th राउंड ऑफ बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाली है, जो कि कौन ऑफर कर रहा है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो उन्होंने पहले NCDs ले रखे होंगे ना, ठीक है, जो उनकी NCD की होल्डिंग होगी ऑफ DMEDL, ठीक है, उसको बेचना चाह रहे हैं, उसको वापस ऑफलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंककि दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट ने बहुत पहले पैसा उठाया होगा, है ना, NCDs के थ्रू, अब ये वापस लेना चाहते हैं। जो हमारी कॉर्पोरेशन है, ये दिल्ली मेरठ वाली कॉर्पोरेशन है, ये बॉन्ड को वापस खींचना चाहती है अपने पास, ठीक है, वापस लेना चाहती है। तो उसके लिए वो बायबैक ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर EPFO जो है ना पार्टिसिपेट कर रहा है और वहाँ पर ऑफलोड करेगा। तो फेस वैल्यू क्या बताइए उस बॉन्ड की, भाई 1 लाख रुपए उस फेस वैल्यू बताइए उस बॉन्ड की। बट बायबैक, जब भी बायबैक कर रहा होता है ना, तो हमेशा
फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे होता है। तो बाय बैक ऑफर कितना है, 1,03,468 रुपीज़, ठीक है। तो बस इतना ही है, इसमें कुछ और खास नहीं है, बस आपको NCD बताना था, इसलिए मैंने ये बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। What is missing from the agenda? While that second March meeting will heavily features these structural investment change, ये सारे के सारे structural investment जो change करने वाले हैं ये डिस्कस होंगे सेकेंड मार्च में, ठीक है। बट एक हाईली एंटिसिपेटेड आइटम जो है ना वो लेफ्ट कर दिया है ना, वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का इंटरेस्ट रेट, उसके बारे में डिस्कशन होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, ठीक है। तो सब्सक्राइबर लुकिंग फॉर द एनुअल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट टू बी क्रेडिटेड टू देयर PF अकाउंट विल लाइकली हैव टू वेट फॉर द सब्सिक्वेंट मीटिंग, मे बी नहीं होगा, आगे वाली मीटिंग्स में डिस्कस होगा, ठीक है। तो वो है, अभी तो इस पे ही डिस्कशन करेंगे, जो ये बातें हमने बताई हैं सारी, हमने पूरी इतनी लंबी टॉक करी है, तो उसके ऊपर वो उन चीज़ों पे बात करने वाले हैं इस मीटिंग में, इनके ऊपर नहीं करेंगे मे बी, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलो फिफ्थ न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ न्यूज़ क्या बोल रही है, सेबीज रेगुलेटरी ओवरहॉल, PMS गार्ड रेल, ब्रोकर्स फंडिंग क्लैशेस एंड ग्रे मार्केट क्रैकडाउन, ठीक है। तो ये बहुत, इसमें 3 चीज़ें और हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरपर्सन तुहिनकांत पांडे, सेबी जो है इज मूविंग टू टाइटन द ओवरसाइट अक्रॉस सेवरल क्रिटिकल एरियाज इन द कैपिटल मार्केट। किसमें, एक तो PMS में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में थोड़ी टाइटनिंग करेंगे ओवरसाइट, ठीक है, ब्रोकर फंडिंग कोलैटरल में करेंगे और अनलिस्टेड ग्रे मार्केट में करेंगे। तो 3 टॉपिक में बातें करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या है, द PMS ओवरहॉलिंग गार्डिंग अगेंस्ट द मिस सेलिंग, ठीक है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो PMS होता है, एक म्यूचुअल फंड होता है। यहाँ पर PMS और म्यूचुअल फंड को थोड़ा कंपेयर करके बताया गया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो PMS है ना, PMS को बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। यहाँ पर कौन पैसा डालता है, यहाँ पर HNIs पैसा डालते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल लोग पैसा डालते हैं, इनके पास जो वेल्दी लोग होते हैं, ठीक है, वेल्दी लोग होते हैं, ये पैसा डालते हैं, ठीक है। एक तरीके से ये भी एक फंड है, ये भी एक फंड है, यहाँ पर पैसा डालते हैं। तो ये जो PMS में कौन कौन होता है, मैनेजर्स होते हैं, मेनली मैनेजर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो ये मैनेजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना, किसका पैसा मैनेज करते हैं, HNI का पैसा मैनेज करते हैं, और एक अपनी उनकी पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ऐसा बोल दो, ठीक है। उसके बदले लेते हैं ये बहुत सारी फीस, ठीक है। तो मतलब जितना ये पैसा मैनेज करेंगे, जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट ये मैनेज करेंगे, जितना ज़्यादा मैनेज करेंगे उतनी ज़्यादा इनकी फीस होगी, ठीक है। अनलाइक जो म्यूचुअल फंड्स होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये AUM के ऊपर ज़्यादा नहीं ध्यान देते, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनको उससे डर नहीं होता। लेकिन PMS में क्या है, PMS में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं HNIs का, ठीक है, जहाँ पर ये AUM को बढ़ाते हैं, अपने ज़्यादा एसेट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनकी फीस बढ़ जाती है, ठीक है। और ऐसे वो पैसा कमाते हैं। लेकिन फीस बढ़ाने के चक्कर में, AUM बढ़ाने के चक्कर में ये क्या करते हैं, ये PMS वाले लोग जो होते हैं, जो मैनेजर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये मिस सेलिंग करते हैं, ठीक है। मिस सेलिंग का प्रोसेस करते हैं कि इनका AUM बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन मिस सेलिंग, मान लो ये कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट HNI को बेच देते हैं जिनकी उनको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। HNI को ज़रूरत ही नहीं है, या उसमें इतना रिस्क इन्वॉल्व है कि उतना इनका HNI का एपेटाइट ही नहीं है, HNI उतना रिस्क झेल ही नहीं सकते हैं। तो उसकी बहुत ज़्यादा, मान लो कोई एक हाई नेट इंडिविजुअल है, जो एक ओल्ड एज में है, उसको जो है ना थोड़ा कंजर्वेटिव सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो PMS के पास जाता है और बोलता है कि देखो भाई, मेरे को जो है ना थोड़ा, मैं तो बहुत ओल्ड हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ, मुझे बस एक नॉर्मल पैसा आप ला के दे दो, जो मेरा पूरी नेटवर्थ है वो थोड़ी बढ़ जाए, है ना, थोड़ा अच्छा खासा मैं प्रॉफिट कमा पाऊँ मार्केट से। लेकिन ये PMS वाले क्या बोलते हैं, मैनेजर्स क्या बोलते हैं, देखो हम जो है ना आपसे इतनी फीस चार्ज करेंगे, हम आपका इतना एसेट AUM रखेंगे अपने पास, इतना पैसा आपका है, और हम उसको डबल करके देंगे, ये करके देंगे, 3 गुना करके देंगे, ऐसे करके फॉल्स होप देते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं, या ऐसे डेरिवेटिव्स बताते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। माना कि वहाँ से पैसा आएगा, वहाँ मनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, वहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन लॉस भी उतना ही ज़्यादा है। ये नहीं बताते कि लॉस बहुत ज़्यादा है, ये दिखाते हैं कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ओल्ड बंदा है, ये सोचेगा कि यार यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है, और ये जो PMS है, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो कैसा करता हूँ, मैं कर देता हूँ। पर वो ये भूल जाता है कि लॉस भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना कि वो HNI जो जो हमारा PMS है, या मैनेजर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मार्केट को बीट कर पाए हर बार। क्या पता कि इस दिन फेल हो जाए और बहुत सारा लॉस हो जाए, तो वो ये सब चीज़ें नहीं बताते, और ऐसे बेकार डेरिवेटिव्स या बहुत ज़्यादा रिस्की डेरिवेटिव बेच देते हैं इनको, ठीक है। ऐसे उनसे पैसा उठा लेते हैं, ऐसे वो AUM बढ़ा देते हैं और अपनी फी भी बढ़ा लेते हैं।
तो सेबी ने यही देखा कि भाई डाटा में क्या दिख रहा है कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है इनका, 10.5 लाख करोड़ रुपये, जो कि एक अलार्मिंग है। इतना सारा पैसा मैनेज कर रहे हैं, जिसमें टोटल क्लाइंट बेस कितना है, 2.15 लाख है, इतने क्लाइंट है। एनुअल मतलब जो हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितना है इनके बीच में, 17% है। तो भाई यहाँ पर तो बहुत दिक्कत है, इतना पैसा मैनेज कर रहे हैं ये लोग, पीएमएस इतना पैसा मैनेज कर रहा है एचएनआई का। अब अगर कुछ भी सिस्टमिक प्रॉब्लम आती है और ये बहुत सारा पैसा लॉस करते हैं तो मार्केट में एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ना क्रिएट हो और ये लोग मिस सेलिंग ना करें, अपनी पोर्टफोलियो अपने एयूएम को ना बढ़ाएं, ज़्यादा फालतू में ना बढ़ाएं। तो सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी और बोला इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स को या मैनेजर्स को, कि भाई देखो तुम जो ना रॉन्गफुली किसी को एग्रेसिवली बेच नहीं सकते ये सब चीज़ें, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऐसे खतरनाक हाईली रिस्की डेरिवेटिव्स आप नहीं बेच सकते, ठीक है। आपको जो है ना एक असेसमेंट करना पड़ेगा, पहले आपको एक असेसमेंट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा जो आपका एचएनआई है ना, क्या वो इतनी रिस्क की कैपेसिटी रखता है। मान लो अगर इसका जितना भी पोर्टफोलियो है, अगर वो 30% डाउन चला जाता है, तो उससे इसके बिजनेस, इस एचएनआई के बिजनेस में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसके लाइफस्टाइल में तो दिक्कत नहीं आ रही, तो वो आपको करना पड़ेगा इस पीएमएस मैनेजर को। या रिस्क टॉलरेंस, भाई वो इतना लॉस झेलने के बाद क्या इमोशनली स्टेबल रह पाएगा, ठीक है, पैनिक तो नहीं करेगा, ठीक है। या कुछ भी मार्केट में ज़रा सी वोलेटिलिटी आने पे बेचना तो स्टार्ट नहीं कर देगा फालतू में, है ना। तो वो रिस्क टॉलरेंस भी पूछेगा। या टाइम होराइजन, भाई आपको ये पैसा कितने टाइम तक जो है ना इन डेरिवेटिव्स के अंदर या मार्केट के अंदर रखना है। अगर आपको कम टाइम के लिए रखना है तो हम सेफ जोन में डालेंगे आपको, है ना। और अगर लंबे टाइम के लिए रखना है तो हम थोड़ा रिस्की चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें पूछेगा एक पीएमएस, ठीक है, पीएमएस का डिस्ट्रीब्यूटर या मैनेजर एक एचएनआई से, भाई आपकी रिस्क कैपेसिटी है, आपकी रिस्क टॉलरेंस है, टाइम होराइजन है। तब जाके एक एक हाईली रिस्क, जो हाई रिस्क वाला प्रोडक्ट है वो बेचेगा, तब जाके। ऐसे नहीं कि मिस सेलिंग करना स्टार्ट कर दे, अपने एयूएम को बढ़ा के फीस बढ़ा ले अपनी, वो नहीं करने का है, ठीक है। तो ये एक पहली चीज़ हो गई, ठीक है। तो यही सब चीज़ लिखिए। पहला तो ये हो गया कि रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा, है ना, मतलब मैंने आपको बताया असेसमेंट करेगा। दूसरा क्या है, एविडेंस बेस्ड कंडक्ट भी कराएगा एक, कि क्लाइंट कम्युनिकेशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट, रिलाइंग ऑन एक्चुअल डाटा रेदर देन एग्रेसिव सेल्स पिच। जब ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं ना इन एचएनआईज को, तो पता है क्या क्या बोलते हैं ये लोग, कि यार हमने जो ना इतना, हमारा जो ये वाला पर्टिकुलर अकाउंट है इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपनी जो ना सारी विनिंग दिखाते हैं, अपनी कोई नेट चीज़ें नहीं दिखाते, मतलब अपने सारे क्लाइंट की परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, सिर्फ एक क्लाइंट जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका सबको दिखाएंगे इन एचएनआई को, कि देखो हम इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्केट में, हम मार्केट को हर बार बीट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि ये मार्केट को बीट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी फीस ये खुद चार्ज करते हैं, वो चीज़ें भी नहीं बताएंगे सही से, ठीक है। इन द एंड एक एचएनआई के पॉकेट में कितना जा रहा है वो मैटर करता है ना, एक एचएनआई को, है ना। ये थोड़ा मैटर करता है कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक पीएमएस मैनेजर को या डिस्ट्रीब्यूटर को एचएनआई को क्लियर बताना पड़ेगा कि कितना पैसा आप असलियत में मतलब मैनेज कर रहे हो, और उसमें से कितना लॉस में है और कितना प्रॉफिट में है, कि एक एचएनआई सही से डिसीजन ले पाए। एविडेंस देने पड़ेंगे इस चीज़ के, कि आपका हर एक जगह हर एक अकाउंट में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है, और आप कितनी फीस लोगे। आप अगर हाई मतलब रिस्की डेरिवेटिव्स में जाओगे या रिस्की प्रोडक्ट बेचोगे तो उसमें कितनी फीस चार्ज करोगे हमसे, है ना। ये सब चीज़ें क्लियरली बतानी पड़ेंगी और उसके एविडेंस भी देने पड़ेंगे, अपनी परफॉर्मेंस के एविडेंस देने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ विनिंग नहीं दिखानी है। दूसरा, जो भी आप रिटर्न दिखाओगे इन एचएनआई को, उसमें अपनी फीस और एक्सपेंसिव को नेट करोगे। कभी कभी क्या उसमें उसे उसे नहीं हटाते थे, अपनी फीस और एक्सपेंस को हटाया नहीं, बड़ा अमाउंट दिखा दिया, तो भाई वो इन द एंड एचएनआई की जेब में तो बहुत कमी पैसा जाएगा। तो तुम ऐसे झोलबाजी भी नहीं कर सकते हो। तो पीएमएस के मैनेजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दिया है सेबी ने कि तुम जो है रिटर्न को दिखाओगे, पर सारी की सारी फीस और एक्सपेंसेस को हटाने के बाद, ठीक है। और मार्केट में जो भी मार्केटिंग करोगे वो क्लियरली होनी चाहिए। आप सब कुछ बताओगे कि भाई इसमें इतना लॉस है, इसमें ये रिस्क है, सब कुछ चीज़ें एग्जैक्टली बताओगे, कि एक क्लाइंट जो है एक एचएनआई सही से डिसीजन ले पाए, एविडेंस बेस्ड डिसीजन ले पाए, अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए, ठीक है। बस ये है इसमें। अगला अगला क्या है, द आरबीआई कोलैटरल क्लैश, ब्रोकर अंडर प्रेशर। देखो ये पढ़ेंगे बाद में, पहले मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ इसमें हुआ क्या।
देखो जो भी ब्रोकर होता है, ब्रोकर हमारे कौन से, जैसे ज़ीरोधा हो गया, ज़ीरोधा ब्रोकर है, ग्रो ऐप हो गया है ना, ग्रो हो गया, एंजल इन्वेस्टर हो गया, ये सब जो है ना ब्रोकर्स हैं। इनके दो दो काम होते हैं, एक ये प्रोपराइटरी ट्रेडिंग करते हैं और एक ये नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, जो जो हमारे लिए करते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडिंग बताता हूँ आपको। ये जो है ना बाय और सेल करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं फॉर अस, हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, या लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये बाय और सेल करते हैं। एक तो ये काम करते हैं जिसमें ये ब्रोकरेज फी चार्ज करते हैं। तो इसमें इसमें जो ब्रोकर्स हैं खुद का पैसा तो लगा नहीं रहे, ठीक है, हमारा पैसा लेते हैं और उसके थ्रू बाय करते हैं और फिर से सेल भी हम सेल करने के बाद भी हमें पैसा देते हैं। उसमें से बस ये ब्रोकरेज फी काट लेते हैं, ठीक है, इतना काटते हैं। तो इसमें इसमें रिस्क कुछ नहीं है ब्रोकर का। लेकिन दूसरी जगह करते हैं ये प्रॉप ट्रेडिंग, प्रॉपरेटरी ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें क्या है, ये ब्रोकर जो ना खुद का पैसा, ओन कैपिटल यूज करते हैं। तो जब ये ओन कैपिटल यूज कर रहे हैं, वहां से बाय और सेलिंग कर रहे हैं, खुद के लिए बाय और सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस थिंग विल इनवाइट अ रिस्क। इसमें है रिस्क, ठीक है, कि भाई खुद प्रॉप ट्रेडिंग करते समय अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉस इंकर कर लिया, तो उससे क्या है, आप अपना जो जनरल आपका फंक्शन है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपने मार्जिन कहीं भी कुछ कर रखा है, कुछ और जगह कमिटमेंट दे रखी है, वो भी नहीं कर पाओगे। तो प्रॉप ट्रेडिंग करने से पहले जो है ना, क्या होता है, जब भी एक ब्रोकर प्रॉप ट्रेडिंग करना चाहता है ना, तो उसको जो है ना CCIL को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, एक बहुत बड़ा अमाउंट मार्जिन के तौर पे देना पड़ता है कि तुम डूबे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बाकी लोगों का पैसा चुका देंगे इस मार्जिन को यूज़ करके, ठीक है। तो ये करना पड़ता है, अगर कोई ब्रोकर प्रॉप ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट CCIL को देना पड़ता है एज अ मार्जिन। पर मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है ये, तो ये लोग क्या करते हैं, ये देते नहीं है इसको, ठीक है। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर एक दूसरा तरीका आजमाता है, ये बैंक के पास जाता है और बैंक के पास जाके बोलता है कि भाई आप दे दो हमें बैंक की गारंटी, ठीक है, बैंक गारंटी दे दो आप। और बैंक गारंटी में क्या, जब बैंक गारंटी देता है तो बैंक क्या प्रॉमिस करता है कि अगर ब्रोकर ने डिफ़ॉल्ट किया कहीं भी, तो वो सारा का सारा पैसा कौन देगा, वो सारा का सारा पैसा देगा बैंक। अगर ब्रोकर ने किया डिफ़ॉल्ट, इस बैंक गारंटी में ये लिखा होता है, ठीक है। लेकिन बैंक क्या ऐसे ही अपनी बैंक गारंटी ब्रोकर को दे देगा? नहीं, वो ऐसे ही नहीं देगा। वो बोलेगा, बैंक बोलेगा ब्रोकर से, देखो भाई, तुम्हें अगर अपनी ट्रेडिंग लिमिट, तुम्हें अगर ट्रेड करना है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए मार्केट में ट्रेड करने हैं, ठीक है, तो तुम्हें, अगर तुम हमसे बैंक गारंटी लेना चाहते हो, तो तुम्हें अपना 50 करोड़ रुपीज़, 50% ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट, 50% ऑफ दिस अमाउंट हमारे पास रखना पड़ेगा, बैंक के पास रखना पड़ेगा एज अ फिक्स डिपॉजिट और नॉर्मल कैश इक्विवेलेंट की तरह, ठीक है। 100 करोड़ रुपीज़ की अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको 50%, बैंक क्या बोलेगा, तभी हम आपको बैंक गारंटी देंगे जब 50% ऑफ 100 करोड़ रुपीज़, मतलब 50 करोड़ रुपीज़ आप बैंक में रखोगे, ठीक है। तो तो ये बोलता है, ब्रोकर बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें एटलीस्ट 50 करोड़ रुपीज़ रख के, सिर्फ 50 करोड़ रुपीज़ रख के हमें कितना ट्रेडिंग ट्रेडिंग लिमिट मिल गई, इन लोगों को ट्रेडिंग लिमिट मिल गई 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यही रूल था पहले, जब भी बैंक गारंटी देता था तो वो 50% ऑफ ट्रेडिंग लिमिट का पैसा रखवा लेता था उससे, ठीक है, ब्रोकर से, बैंक गारंटी देते वक्त, ठीक है। अभी RBI ने बीच में इंटरवीन किया और बोला इनसे, ब्रोकर से, कि भाई अब ऐसा गेम नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है। RBI ने एंटर किया, क्योंकि RBI क्या है, RBI बैंक को बचाना चाहता है, इसमें रिस्क तो उठा ही रहा है ना, वो 100 करोड़ रुपए का रिस्क उठा रहा है, ठीक है, बैंक, तो बैंक को बचाना चाहता है इन द एंड, हाँ, सिटीजन का डिपॉजिट बचाना चाहता है, ठीक है। तो RBI ने बोला कि बैंक, तुम जब भी बैंक गारंटी दो, अब वो 50% वाला रूल नहीं है, अब 100% ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट रखो। मतलब अगर एक ब्रोकर 100 करोड़ रुपए की लिमिट चाहता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहता है, तो उसे 100 करोड़ रुपए ही बैंक में रखने पड़ेंगे, तभी एक बैंक गारंटी देगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो फिर ये ब्रोकर बोल रहे हैं यार अब कोई फ़ायदा नहीं है, पहले तो मुझे सिर्फ 50 करोड़ रुपए दे के, सिर्फ एक्स अमाउंट देके 2x 100 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम मिल जाता था, जो मैं ट्रेड कर सकता था, उससे मैं मार्जिन क्रिएट कर सकता था, है ना, उससे मैं पैसा कमा सकता था। लेकिन अब जितना मैं ट्रेडिंग चाहता हूँ, जितना मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, एक ब्रोकर ट्रेड करना चाहता है जितना अमाउंट, उतना ही अमाउंट बैंक में रखना है। तो ये क्या हो गया, इससे हो गया कैपिटल ब्लॉक। जो कैपिटल और लोगों को हायर करने में
टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, बिजनेस को एक्सपेंड करने में एक ब्रोकर यूज़ कर सकता था। अब उसे बैंक में उसकी वोल्ट के अंदर, बैंक के वोल्ट के अंदर रखना पड़ेगा जस्ट टू गेट द बैंक गारंटी। तो ब्रोकर बोलता है कि नहीं भाई मुझे ये काम ही नहीं करना है, ये इसमें तो कोई फ़ायदा दिख ही नहीं रहा है। तो इनडायरेक्टली आरबीआई ने इनको डिमोटिवेट किया है, ठीक है, ब्रोकर्स को डिमोटिवेट किया है ये 100% करके कि भाई अब तुम बैंक गारंटी मत दो, बैंक में क्यों डाल रहे हो सब कुछ प्रॉब्लम सारी की सारी। तो ये यही मैंने किया। अब अगर तुम्हें प्रॉप करना है, प्रॉप ट्रेडिंग करनी है, तो तुम सीसीआईएल के पास पैसा रखो, विच इज़ इक्वलेंट टू बैंक में पैसा रखना, ठीक है, बैंक गारंटी इक्वलेंट टू दैट थिंग। तो अब ब्रोकर्स बोलते हैं यार अब तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है इसमें, अब हम जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग है ना, जो हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं वही कर लेंगे, ये तो हमारे लिए लॉस में ही है इंडायरेक्टली। तो यही रूल, यही हम पढ़ने वाले हैं, बस वही बोला है। यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आरबीआई और ब्रोकर्स के बीच में, और इसकी वजह से ब्रोकर जो है ना अंडर प्रेशर है। ओल्ड रूल क्या था, ब्रोकर को प्रोवाइड करना पड़ता था 50% ऑफ द बैंक गारंटी कोलेटरल, मतलब वो ट्रेड वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है, टू सिक्योर फंडिंग, वो पर्टिकुलर फंडिंग को सिक्योर करने के लिए। लेकिन अब आरबीआई ने बोला कि वो 100% है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, देखो पूरे पढ़ना है, मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। ये स्टोरी क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक रेगुलेटरी स्टैंड ऑफ चल रहा है। अभी क्या है, ये जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो सेबी को बार बार बोल रहे हैं कि आप देखो प्लीज़ कुछ करो, कुछ कर सकते हो क्या, है ना, ये तो हाले लॉस का ही इन्वेस्टमेंट है फिर तो आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने बोल दिया है, हार्ड लाइन ड्रॉ कर दिया है कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमारा बैंक इसमें खतरे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमारे जो बैंक्स हैं, हमारा जो फ्रेमवर्क है उसको डिस्ट्रॉय मत करो अपनी स्पेकुलेशन से, ठीक है। तो बस यही बोल दिया उधर। तो अब अगला करते हैं, देखो पीएमएस गार्ड रेल के ऊपर बात कर ली, ब्रोकर फंडिंग क्लैशेस के ऊपर बात कर ली आरबीआई के साथ जो हो रखा है, और ग्रे मार्केट क्रैकडाउन अब बात करते हैं। रेनिन इन द आईपीओ ग्रे मार्केट। देखो एक ग्रे मार्केट ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है किसके साथ, ये प्रॉब्लम है टू बी लिस्टेड स्टॉक्स के साथ, ठीक है। जब एक कंपनी अपना आईपीओ रिलीज करती है ना, लॉन्च करती है, तो एक टाइम होता है जब अलॉटमेंट हो रहा होता है, ठीक है, या अलॉटमेंट की बात हो रही होती है, और फिर एक टाइम होता है कुछ दिन बाद, आफ्टर डेज लिस्टिंग होती है उस कंपनी की, ठीक है, ठीक है। तो जब आईपीओ निकल रहा होता है तो अलॉटमेंट में और लिस्टिंग में बहुत गैप होता है, द गैप, ये समझ लो ये है द गैप, ठीक है, कुछ दिन का गैप होता है। इसी बीच में एक स्प्रिंग की तरह उछल के आता है, एक मार्केट उछल के आता है, इसको बोलते हैं ग्रे मार्केट, ठीक है, जहाँ पर एक कंपनी के लिस्ट होने से पहले कुछ बातें चल रही होती हैं, ठीक है, और उन बातों की वजह से जो स्टॉक के प्राइसेस है ना वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो इस ग्रे मार्केट में क्या हो रहा होता है मैं आपको बताता हूँ। ग्रे मार्केट में कुछ अनरजिस्टर्ड या अनऑफिशियल्स ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, ये अनऑफिशियल ब्रोकर्स होते हैं। ये अनऑफिशियल ब्रोकर क्या है, बायर को डेस्परेट बायर को मिलवाते हैं किसके साथ, सेलर से, ठीक है। ये वो सेलर होता है जिसको अलॉटमेंट मिल गई है, ठीक है, अलॉटमेंट हो गया है इसको, या एक्सपेक्टेड है कि इसको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को इस ग्रे मार्केट के अंदर एक अनऑफिशियल ब्रोकर, एक बायर जो कि डेस्परेट है उस पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ लेने के लिए, वो उससे मिलवाता है, किसको, सेलर से मिलवाता है, जो एक्सपेक्टेड है कि उसको मिल जाएगा अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट हो जाएगा उसको। तो ये दोनों फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, फ़ोन पे कॉल होती है अनऑफिशियल, और बोलती है कि देखो भाई हमने ख़रीदा था ये, हमें पड़ रहा है 100 रुपये पर शेयर, अभी तुम इतने डेस्परेट हो, तुम्हें चाहिए ये आईपीओ, हम तुम्हें जो है इसको 150 रुपये में दे देंगे, ठीक है, पर शेयर। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया बिफोर लिस्टिंग जो डिफरेंस क्रिएट हो गया 50 रुपये का, इसको बोलते हैं ग्रे मार्केट, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। तो इससे जो है ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम से प्रॉब्लम आ जाती हैं, और ये ग्रे मार्केट से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है, ग्रे मार्केट इलीगल नहीं है, बट ये जो है ना बहुत ज़्यादा सिस्टमिक रिस्क क्रिएट कर देता है। कैसे, अभी ये बहुत सारे बायर हैं, बहुत डेस्परेट है ना खरीदने के लिए, तो ये जो प्राइस है ना, ये जो जीएमपी है ना बढ़ सकता है, बिफोर लिस्टिंग ही बढ़ सकता है इतना ज़्यादा, ठीक है, जिससे आर्टिफिशियल पंपिंग हो सकती है। कैसे हो सकती है, बहुत सारे मार्केट मैनिपुलेटर आएंगे, है ना, बड़े बड़े सिंडिकेट ग्रुप आएंगे यहाँ पर ग्रे मार्केट में, और जो है ना प्राइजेस बढ़ाते रहेंगे, बार बार कोट करते रहेंगे प्राइस की, वो खुद एक डेस्परेट बायर बन जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, डेस्परेट बायर बन जाएंगे, बोलेंगे कि 100 रुपये का है, हम 150 में खरीदने को तैयार हैं, ठीक है, फिर बोलेंगे 200 रुपये में खरीदने को तैयार है। तो ये देखते देखते पता है क्या, जो मेन इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस
इस फेक पंप को देखेंगे और बोलेंगे हम भी इन्वेस्ट करेंगे, हम भी इन्वेस्ट करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी तो वैल्यूएशन बहुत ऊपर दिख रही है हमें, ठीक है, और इसकी वजह से ये भी खरीद लेंगे, ठीक है, और ये खरीद लेंगे तो ये अपना बेच के निकल जाएंगे इस पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली एक फेक इन्फ्लेटेड प्राइस क्रिएट कर देंगे ये लोग, सिंडिकेट वाले लोग, ठीक है, जिसकी वजह से इन द एंड रिटेलर्स को बहुत लॉस होगा जब लिस्ट हो जाएगी वो कंपनी, क्योंकि असलियत में तो इन्होंने मार्केट से पहले ही, मतलब लिस्ट होने से पहले ही इतना ज़्यादा प्राइस पंप अप कर दिया, ठीक है, ऐसा दिखा दिया। तो ये जो बायर्स हैं, ये जो फेक प्राइस है, ये किधर रिफ्लेक्ट होगा, लिस्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे लिस्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, ये रिटेलर्स खरीदना स्टार्ट कर देंगे, बड़े बड़े दाम पे खरीदेंगे, है ना, और जब बड़े बड़े दाम पे खरीद लेंगे तो सारे के सारे जो सिंडिकेट है, ग्रुप जो है, ये डेस्परेट बायर का जो ग्रुप है, ये भाग जाएगा अपने पैसा ये बेच के, क्योंकि इन्होंने तो आर्टिफिशियली पंप्ड अप किया था प्राइस बस, ठीक है, अपना फायदे के लिए, और इसमें फंस कौन जाएगा, रिटेलर्स, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जीएमपी के थ्रू या ग्रे मार्केट के थ्रू, कि प्राइस पंप अप हो जाते हैं अपने आप ही। तो इस इनडायरेक्टली ये है, एक तो यही हो गया प्राइस मैनिपुलेशन, इसको प्राइस मैनिपुलेशन बोलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये तो पहली हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कोई जीरो काउंटर पार्टी है, कोई काउंटर पार्टी ही नहीं है यहाँ पर। मान लो सेलर ने बोला कि मैं 150 रुपये में बेचने को तैयार हूँ, बायर ने बोला ठीक है, ठीक है, अब लिस्ट हुई ये कंपनी जो है लिस्ट हुई, जैसी कंपनी लिस्ट हुई 300 रुपये पर शेयर लिस्ट हो गई, तो ये सेलर क्या करेगा, सेलर अपना मोबाइल फ़ोन ऑन ऑफ करेगा और चुपचाप मार्केट में बेच के 150 रुपये का बेनिफिट लेके निकल जाएगा, जितने रुपये का भी निकल के, जितना भी इसको रुपये बेनिफिट मिलेगा वो निकल जाएगा। यहाँ पर बायर जो पूरी साथ गांठ करके बैठा हुआ था सेलर के साथ कि हम इतने में खरीदेंगे उतने में खरीदेंगे, वो खरीद नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर कोई जीरो काउंटर पार्टी, कोई काउंटर पार्टी नहीं थी, ठीक है, कोई लीगल बैकिंग ही नहीं थी। अब ये किसको शिकायत करेगा, वो तो मेरे को सेलर बोल रहा था कि इतने रुपये में देगा, दिया ही नहीं, तो फ़ोन बंद करके बैठ गया, किसको बोलेगा, किसी को नहीं बोल सकता, कोई काउंटर पार्टी नहीं है ग्रे मार्केट में। तो यहाँ पर क्या है, सेबी ने क्या बोला, देखो जब हम कभी दुश्मन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सेबी ने इस ग्रे मार्केट को दोस्त बनाने की कोशिश करी है, कैसे, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्रिएट करके, रेगुलेटेड सैंडबॉक्स क्रिएट करके। इनको क्या बोला है, यहाँ पर क्या है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, अब एक पर्टिकुलर जगह बना दी है, एक पर्टिकुलर विंडो क्रिएट कर दी है, एक विंडो क्रिएट कर दी है उस गैप के बीच में, द गैप के बीच में, ठीक है, हमने बोला था ना गैप आता है, अलॉटमेंट और लिस्टिंग से पहले एक बीच में गैप आता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर विंडो बनाने की बात कर रहे हैं सेबी, कि सेबी एक विंडो बनाएगा जहाँ पर सारे के सारे लोग आएंगे और रियली अपनी ऑर्डर बुक दिखाते हुए, सब कुछ करते हुए एक प्राइस कोट करेंगे, ठीक है। मान लो आपको अलॉट नहीं हो पाया लेकिन आप खरीदना तब भी चाहते हो, कोई रिटेल इन्वेस्टर तब भी खरीदना चाहता है, तो वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाएगा कि भाई यहाँ पर मार्केट में पैसा कितना चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर कितना प्राइस चल रहा है उसका, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर सेबी उसको रेगुलेट करता रहेगा संग में, ठीक है, देखता रहेगा, आपको पहले खरीदना है खरीदो, और यहाँ पर काउंटर पार्टीज भी होंगी, ठीक है, जो लीगल बैकिंग देंगी। अगर कोई भागता है अपने वादे को पूरा ना किए बिना, तो भैया पकड़ लेंगे उसको, और फिर तब भी ट्रांजेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो एक द गैप के अंदर एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्रिएट करने की कोशिश करने वाला है सेबी, कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो रियली में क्या प्राइस हो रहा है, प्री लिस्टिंग प्राइस क्या चल रहा है, या प्री लिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर पाए, ठीक है। जो डेस्परेट बायर थे वो असलियत में एक शेयर को खरीद पाए जो वो चाहते थे, ठीक है, और लीगल बैकिंग के साथ, मतलब काउंटर पार्टी के साथ, ठीक है, और विदाउट एनी प्राइस मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये है फायदा। तो बस यही था, यही सब सेम चीज़ है, मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। वो जीएमपी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, और फिर वो मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कर्व करना चाहते हैं रैम्पेंट और स्पेकुलेटिव बिहेवियर, ठीक है, क्योंकि वो जीएमपी जो ग्रे मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ओपेक है, ठीक है, इसलिए उसको ख़त्म करके अपना एक रेगुलेटेड मार्केट बनाना चाहते हैं उधर भी, ठीक है। तो यही एक पूरी न्यूज़ थी, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनल गवर्नेंस, सेबी सस्पेंड सम ऑफिशियल, ठीक है। तो उन्होंने क्या, सेबी ने क्या है, कुछ जनरल मैनेजर को बाहर निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि द सस्पेंशन वाज टाइड टू सेंसिटिव विजिलेंस मैटर, ठीक है, वेयर द एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट वाज डीम्ड, ठीक है, बहुत गंदे थे, एग्रीगियस है ना, एग्रीगियस बोलते हैं ना इसको, एग्रीगियस थे, ठीक है। और सेबी इज करंटली इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, सिग्नलिंग की कोई टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा सेबी, कोई इंटरनल कॉम्प्लाइंस फेलियर के बेसिस पे कोई भी टॉलरेंस नहीं रखेगा। मतलब अगर आपने गलती करी है, आप सेंसिटिव विजिलेंस मैटर में फंसे हो, तो आपको एकदम सस्पेंड कर दिया जाएगा,
बस खत्म, आगे अगली न्यूज़। ठीक है, अब जो न्यूज़ है ना, अब ये सारी न्यूज़ बहुत आसान न्यूज़ है, हम पढ़ पढ़ के ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझने वाला पार्ट था हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो क्या है, IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड शॉक, कासा रिस्क, गवर्नमेंट डिपॉजिट एंड सिस्टमिक रिपल इफेक्ट। तो ट्रिगर क्या है, देखो हरियाणा गवर्नमेंट ने हुआ क्या था, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक पर्टिकुलर अकाउंट है हमारा, ये एक अकाउंट है, इसको आप क्लोज कर दो। IDFC को बोला कि क्लोज कर दो और इसका पैसा दूसरे अकाउंट में डाल दो। ठीक है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने ये भी कोट किया कि उसके अंदर कितना अमाउंट है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट कोट किया। फिर जब ये IDFC बैंक जो चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ ब्रांच में था, उसने उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्लोज करने जब गया तो देखा कि उतना तो अमाउंट है ही नहीं, वो तो उससे बहुत कम अमाउंट है। पर हरियाणा गवर्नमेंट बोल रही है कि इतना अमाउंट है हमारा। तब जाके ये सस्पेक्ट हुआ कि यार कहीं इन लोगों ने कुछ, हमारी ब्रांच के एम्प्लॉयज़ ने कुछ हेर फेर तो नहीं कर दिया है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली फ्रॉड कैसे होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उसकी वजह से कुछ फ्रॉड हो जाते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लासिक अटैक था। ठीक है, क्लासिक, यहाँ पर आप फोर्जरी करते हो पेपर्स के अंदर, है ना, पेपर में चेंजेस कर देते हो, उसके थ्रू पैसा राउट कर लेते हो। तो ये बहुत क्लासिक वो था, क्लासिक अटैक था, एक तरीके से क्लासिक फ्रॉड था। ठीक है, कोई साइबर अटैक नहीं था। तो यहाँ पर यही किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, बोला कि यार हमारा जो IDFC के अंदर अकाउंट है आप उसको क्लोज कर दो, ये वाला पर्टिकुलर अकाउंट, और इसका पैसा इधर ट्रांसफर कर दो। जब वो पैसा देखने गए उतना पैसा मिला ही नहीं उनको, तो वहाँ से पता चला कि यार असलियत में फ्रॉड हो चुका है। तो इन स्विफ्ट रिटेलिएशन, फिर जब इन्होंने देखा हरियाणा गवर्नमेंट ने कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है इनडायरेक्टली, तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए, डी-एम्पैनल कर दिया उनको। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे के सारे राइट खो देता है IDFC बैंक की, वो IDFC बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सारे के सारे राइट खो दिए। ठीक है, दिस मीन्स दैट बैंक्स आर टेम्परेली और परमानेंटली स्ट्रिप्ड ऑफ देयर ऑथराइजेशन टू हैंडल। अब वो स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस को या उनके डिपॉजिट को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो सारे के सारे राइट खो दिए हैं उन्होंने, IDFC बैंक ने और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं द स्टैंड्स ऑफ द बैंक इन्वॉल्व। अभी दोनों बैंक्स ने जो ना, बोथ बैंक्स ने एक स्टेटमेंट पास किया है टू काम द इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या बोला है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला है कि भाई बैंक जो है ना, अपनी अपनी इंटरनल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, और वो जो है, जो बैंक है, इसको एक सिस्टमिक इशू की तरह नहीं देखता है, और है भी नहीं है। ठीक है, और RBI को भी इन्फॉर्म कर दिया है, और RBI ने भी ये कंफर्म किया है कि कोई सिस्टमिक इशू नहीं है, और ये एक लोकलाइज्ड इशू है। ठीक है, एक लोकलाइज्ड फ्रॉड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है ना KPMG को बोला है, जो कि बिग फोर के अंदर आती हैं, कि आप ये फॉरेंसिक ऑडिट करो और देखो कि भाई कैसे पैसा गया है, राउट कैसे हुआ है। इस पूरे मीन टाइम में इस बैंक ने एक और चीज़ इशू कर दी है, और बैंक्स को बोल दिया है कि अगर आपको कोई सस्पेक्ट होता है कि इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू ट्रांजेक्शन हुए होंगे, तो आप उस अमाउंट को भी ब्लॉक कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, फ्रोज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बोल दी गई है। ठीक है, तो ये IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से है कि उन्होंने ऐसा करने का स्टार्ट किया है। और फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये हरियाणा गवर्नमेंट का जो फंड है ना, इसमें ये बहुत टाइनी फ्रैक्शन है, 0.4 to 0.5% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट, तो इसलिए कोई सिस्टमिक इशू नहीं है। तो ठीक है, अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या बोला है, देखो वो एक जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, वो उसको RBI की तरफ से यूनिवर्सल बैंक का अप्रूवल मिल गया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। तो वो क्या बोल रहा है, वो अपनी सिचुएशन को डिफरेंट बता रहा है। जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, 14 ट्रांजेक्शन हुए हैं फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट, जिसकी टोटल वर्थ है 47 करोड़ रुपीज़, वो जो ना ऑफिशियली ऑथराइज्ड है बाय कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आया, दे क्लेम नो फाइनेंशियल इम्पैक्ट और फ्रॉड अगेंस्ट द बैंक इटसेल्फ, कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, पर तब भी उन्होंने इंटरनल प्रोब लॉन्च कर दिया है और सस्पेंड कर दिया है कुछ एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, टू एंश्योर एक ट्रांसपेरेंट रिव्यू बना रहा है। ठीक है, और फॉलोइंग द डी-एम्पैनलमेंट, यहाँ पर क्या हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट है वो ड्रॉप हो गया है 735 करोड़ से 538 करोड़ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिपल इफेक्ट, वाई अदर प्राइवेट बैंक्स आर वरीड, क्यों और बैंक डरे हुए हैं, प्राइवेट बैंक्स डरे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो अब क्या होगा, अब गवर्नमेंट जो है ना अपना पैसा निकाल के किस में डालने की कोशिश करेगी, सेफ जगह डालने की कोशिश करेगी। ठीक है, वहाँ पर अपने अकाउंट को मैनेज करेगी, जहाँ पर किसको देगी, या तो बिग प्राइवेट प्लेयर्स को देगी, HDFC ICICI बैंक को देगी, या SBI PSUs को, PSB बैंक को देगी, है ना, PSBs को देगी, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देगी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये रिस्क इनको लग रहा है प्राइवेट बैंक्स को, वही सेम चीज़ है। ठीक है, इससे और जो डी एम्पैनलमेंट हुआ है, इससे क्या है, जो बैंक्स हैं, ये
IDFC फर्स्ट बैंक हो गया और AU बैंक हो गया, इन्होंने लॉस कर दिया अपना एजेंसी कमीशन, क्योंकि बैंक जस्ट डोंट होल्ड गवर्नमेंट मनी, दे प्रोसेस गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, वो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन भी करते हैं, उसके थ्रू पैसा कमाते हैं। तो RBI ऐसे बैंक्स को एजेंसी कमीशन देता है, ठीक है, ये फीस देता है, ठीक है। तो क्योंकि जब वो गवर्नमेंट का एम्पेलमेंट लॉस कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, वो लुक्रेटिव फी इनकम जो है उसको भी लूज़ कर देते हैं। बस इतना है। अभी इंक्रीज स्क्रूटिनी होगी, अब सारे के सारे प्राइवेट लेंडर्स जो हैं, जो कि गवर्नमेंट अकाउंट्स को होल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर रिगरस स्क्रूटिनी होगी और टाइम कंज्यूमिंग ऑडिट्स होंगे और टाइटन होंगी कंप्लाइंस चेक्स, ठीक है। बस यही है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन होगा भाई, सारे के सारे PSB में होंगे और लार्ज प्राइवेट लेंडर्स होंगे, ठीक है। बस ये है, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें, ठीक है। लास्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय एयरटेल, जिन्होंने 20,000 करोड़ की NBFC बेट करी है और एयरटेल मनी एंटर्स इनटू द डिजिटल लेंडिंग एरिना। तो पढ़ते हैं इसको। दिस अनाउंसमेंट मार्क्स अ मैसिव स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फॉर एयरटेल बाय इंजेक्टिंग, कितना पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपीज इनटू अ डेडिकेटेड NBFC, ठीक है। एक टेलीकॉम जाइंट इज एग्रेसिवली ट्रांजिशनिंग इनटू द डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम, कैचिंग अप अ डायरेक्ट क्लैश विद द मेजर कॉर्पोरेट प्लेयर्स लाइक रिलायंस का जियो फाइनेंशियल, ठीक है, उनके साथ डायरेक्ट क्लैश करने का सोच रहे हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर क्या है, वो जो 20,000 करोड़ रुपए वो कैसे आएंगे, 70% कंट्रीब्यूशन होगा भारतीय एयरटेल से और 30% कंट्रीब्यूशन होगा खुद के प्रोमोटर ग्रुप से वाया भारतीय एंटरप्राइज, ठीक है। ऐसे करके वो इन्फ्यूज करेंगे NBFC में, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलेटरी स्टेटस, वाई न्यू NBFC। देखो एयरटेल पहले से ही ऑपरेट करता है एज अ फाइनेंशियल एंटिटी, जिसमें वो जो है एक एयरटेल पेमेंट बैंक। तो RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ना, वो लोन नहीं दे सकते, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, वो सिर्फ डिजिटल वॉलेट होल्ड करते हैं या स्मॉल डिपॉजिट लेते हैं 2 लाख तक का, ठीक है, वो भी डिमांड डिपॉजिट्स। दूसरी जो NBFCs होती हैं, जैसे टाइप 2 NBFC है, वो क्या है, वो पब्लिक डिपॉजिट को भी ले सकती है, कस्टमर इंटरफेस भी रख सकती है, ठीक है, ये सब कर सकती है। बस वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, लेकिन टर्म डिपॉजिट ले सकती है और ये NBFC लोन भी दे सकती हैं। तो क्योंकि भारतीय एयरटेल बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में घुसना चाहती है, तो वो एक NBFC के थ्रू घुस सकती है, ठीक है, एंटर कर सकती है। तो इसीलिए ही एक नई NBFC बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक वो नहीं कर सकता, टू बाईपास दिस लिमिटेशन, और वो टैप करना चाहते हैं इनटू द लिक्विडेटिव क्रेडिट मार्केट। तो एयरटेल को एक डिफरेंट लाइसेंस चाहिए ही होगा, तो इसलिए एयरटेल मनी रिसीव्स इट्स ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द RBI, जो कि इनको 13 फेब को मिल गया था। ये लाइसेंस का टाइप कैसा है, देखो ये टाइप कैसा है, टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFC है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, व्हाट दिस मीन्स, जो एयरटेल मनी है, एयरटेल मनी जो NBFC है, वो ऑफर कर सकती है पर्सनल लोन, माइक्रो क्रेडिट प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन यूजिंग इट्स ओन कैपिटल, ठीक है, अपनी खुद की कैपिटल से भी। However, unlike a traditional bank, it cannot accept public deposit like saving or fixed deposit account, ठीक है, लेकिन लॉन्ग तो ले सकती है, लॉन्ग टर्म वाला ले सकती है, टाइप 2 है ना ये। द फाउंडेशन, एयरटेल सीक्रेट वेपन, ठीक है, एयरटेल इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि वो पहले से ही 2 साल से LSP की तरह काम कर रहा है ना, तो उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी एक अच्छा है और डाटा एडवांटेजेस भी है। एयरटेल ट्रू कम्पिटिटिव एज लाइज इन इट्स मैसिव टेलीकॉम यूजर बेस, ठीक है। द कंपनी एम्प्लॉयज मोर देन 500 डाटा साइंटिस्ट टू एनालाइज यूजर बिहेवियर, बिल पेमेंट हिस्ट्री और मोबाइल डाटा यूसेज। ये क्या है, ये क्रिएट करेगा हाईली एक्यूरेट प्रोप्राइटरी क्रेडिट इंजन फॉर अंडरराइटिंग लोन्स एंड मॉनिटरिंग रिस्क इन रियल टाइम। तो ये इनको एक एज प्रोवाइड करेगा, डाटा एडवांटेज देगा, ठीक है। ऑपरेशनल सेग्रीगेशन, गोइंग फॉरवर्ड द न्यू NBFC विल लैंड इट्स ओन मनी, बट इट विल मेंटेन क्लियर ऑपरेशनल सेपरेशन फ्रॉम द LSP प्लेटफॉर्म, ठीक है, अपने LSP प्लेटफॉर्म से एक क्लियर सेपरेशन रखेगा टू एंश्योर कि कंप्लायंस भी बना रहे और एफिशिएंसी भी बनी रहे, ठीक है। इसलिए द मार्केट अपॉर्चुनिटी, वाई टेलीकॉम कंपनीज बेटिंग दिस पर्टिकुलर 20,000 करोड़ रुपीज ऑन लेंडिंग। देखो क्योंकि इंडिया का जो क्रेडिट टू GDP रेशियो है ना, वो 53% है, मतलब अभी 47% मार्केट ऐसा बचा हुआ है जहाँ पर बैंकिंग की सुविधा नहीं है सही से, है ना। तो उसको कैप्चर करने के लिए ये भारतीय एयरटेल NBFC के थ्रू यहाँ पर इस सेक्टर को इसको टैप करना चाहता है, 47% को टैप करना चाहता है, ठीक है। तो द मैसिव गैप इंडिकेट द मिलियन ऑफ इंडियंस एंड स्मॉल बिजनेसेस आर स्टिल अंडर सर्व बाय द ट्रेडिशनल बैंक्स। तो एयरटेल का इंटेंट ये है कि इस पर्टिकुलर परसेंटेज को लेवरेज किया जाए, इसको यूज़ किया जाए, है ना। और
अपनी क्या बोलते हैं एंड कस्टमर ट्रस्ट टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर नेचुरल एजेंसीज, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ मैसिव न्यू रेवेन्यू इंजन आउटसाइड ऑफ इट्स कोर टेलीकॉम बिजनेस, बस इतना ही है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी करना कि मेरा चैनल भी ग्रो हो। थैंक यू।